तो हम लोग ना कल पहली यूनिट पढ़ चुके थे कंप्लीट। आज हम थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं बीए सेकेंड ईयर के इकोनॉमिक्स की, और जिसका नाम है मनी है ना, बैंकिंग और पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, मनी मतलब मुद्रा, बैंकिंग मतलब जानते ही हो आप, बैंक सेक्टर, ठीक, और पब्लिक फाइनेंस मतलब सार्वजनिक वित्त। ठीक, थोड़ी सी ब्रीफ कर दूंगा इसके बारे में आपको, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमारे सिलेबस में क्यों है। मनी का मतलब क्या होता है, ये भारत में सब जगह इसका काम क्या होता है, किसका, हाँ, इसका काम होता है कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मीडियम मतलब जिसके द्वारा आप कोई भी चीज बदल सकते हो। चाय पीने जाते हो, 100 का नोट देते हो, चाय पी लेते हो, दाल चावल खरीद लेते हो, तो ये क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये इसका सबसे बड़ा मेन पर्पज है। इसका एक दूसरा फंक्शन होता है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में पड़े हैं मान लो, तो स्टोर करके रखा हुआ है ना आपने, वो किसके द्वारा पॉसिबल हुआ है, मनी के ही द्वारा। क्लियर, वो मनी के ही द्वारा पॉसिबल। अगर सोचो मनी ना होती, करेंसी ना होती हमारे पास जो आज की डेट में है, और हम पुराने समय के बार्टर सिस्टम को अपना रहे होते, है ना, बार्टर सिस्टम समझ रहे हो, जिसमें वस्तुओं का लेन देन करते हैं। होता क्या है ना बेसिकली कि हम सब इकोनॉमी में जो आज है ना वैसे नहीं थे। इकोनॉमी बहुत धीरे धीरे शुरू हुई है। बस इकोनॉमी का पर्पज इतना रहा है इकोनॉमिक्स का कि जो संसाधन है, जो रिसोर्स है, वो कैसे हमारे जीवन को बेहतर बनाए। जो रिसोर्स हैं वो कैसे हमारे जीवन को बेहतर बनाए, बस इतना पर्पज था। तो एक बात तो समझ में आ गया कि रिसोर्स से अगर जीवन को बेहतर करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है एक्सचेंज करना। एक्सचेंज करके ही तो ले सकते हैं। मतलब किसी के पास दूध है, किसी के पास चाय की पत्ती है, किसी के पास शक्कर है, तो एक्सचेंज करके चाय बन जाएगी, और चाय पिएंगे तो खुश हो जाएंगे। खुश होना मतलब बेहतर होना। मैं चाय से ज्यादा नहीं सोच पाता, है ना। मान लो किसी के पास मसाला है, किसी के पास बटर है, किसी के पास पनीर है। नहीं, आज बिल्कुल चिकन मटन नहीं, आज बंद है ना, आज शनिवार है ना, आज नहीं करेंगे। कल लिया था चिकन मटन, ठीक है। तो पनीर बटर मसाला बना तो तनु खुश, देख रहे चेहरे की खुशी। तो इस तरह में, तो अब जीवन में खुश होना ही तो पर्पज है। तो बार्टर एक सबसे मेन पहलू था, आदान प्रदान करना। पर हमें यह लगा कि यार, पता चला हमारे पास 10 किलो चावल है और इसके पास भाई देवरिया भाई के पास मान लो 40 किलो दाल है, मेरे पास चावल है, तो हम दोनों बदल लें। लेकिन सपोज करो इसका दाल चावल खाने का मन नहीं, इसका खाने का मतलब है हाँ पनीर चावल, तो ये तनु से एक्सचेंज करने की कोशिश करेगा। अब मेरा दाल चावल खाने का मन है तो मैं सोचूंगा, तो क्या होगा कि मेरी इच्छा कब पूरी होगी, जब होगा डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब एक जैसी दो इच्छाओं का मिलना। एक जैसी दो इच्छाओं का मिलना। मान लो सपोज करो अंतिमा का खाने का दाल चावल मन है और मेरा भी, तो दो इच्छाएं मिल गई, तब भाई मैं उसको दाल दूंगा, वो चावल देगी, दोनों का पेट भरेगा। तो इतना कठिन हो जाएगा ये, तो फिर दिक्कत। हम मानव जीवन की सबसे बड़ी खासियत है ना, मानव जीवन की सबसे बड़ी खासियत है हर चीज में आराम ढूंढता है। क्या ढूंढता है? आराम, कंफर्ट। ये उसका सामान्य स्वभाव है। जैसे पहले चतुर्वेदी थे, चतुर्वेदी में 4 शब्द बोलने पड़ते थे, 14 कर दिया। आप देखो आप हर नाम को छोटा कर रहे हो। पहले जो बोला जाता था वो बोला जाता था ये कर्म। कर्म को बोलने में मेहनत ज्यादा लगती है, तो कर्म बोल दिया कि तुम्हारे कर्म सही नहीं है। कर्म को बोलने में पूरी जीभ की एक्सरसाइज ज्यादा हो जाती है। तो मानव जीवन हर जगह खुद को बेहतर कंफर्ट ला रहा है। तो बताओ बार्टर सिस्टम में तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी। तो जो बार्टर सिस्टम होता था जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे और जीवन चलाते थे, उसमें समस्या थी। अब पता चला मुझे जाना है
अंतिमा के साथ मतलब दाल चावल खाने अंतिमा के यहाँ लेके जाऊं, अब अंतिमा रहती है 60-70 किलोमीटर, अब मैं 50 किलो टांगे जा रहा हूं, तो इतना भारी तो है। फिर मैंने पता चला एक मजदूर रखा कि भाई तो आधी दाल तो वही ले लेगा, तो पता चला जाते जाते 25 किलो बची। फिर जब गया तो ठीक है, अब मैं इससे ले तो आया दाल, मैंने सोचा रखे रहूंगा 1 साल, पता चला स्टोर कर रहा हूं, वैल्यू क्या कर रहा हूं, स्टोर कर रहा हूं, पता चला उसमें घुन लग गया, तो ना मैं स्टोर ऑफ वैल्यू कर पा रहा हूं। बिल्कुल रिलैक्स होकर सुनना आराम से, है ना, कोई जल्दीबाजी, हम कुछ नहीं पढ़ रहे, हम केवल बात कर रहे हैं। हम स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं कर सकते, हम पैसे का संचय नहीं कर सकते। जब हम पैसे का संचय नहीं कर सकते तो हम भविष्य में खतरे के प्रति सचेत नहीं रह सकते। जब खतरा आएगा, अब पता चला हमने खतरे के समय के लिए रखा था चावल, वो घुन लग गया, तब खत्म खेल, खतरा हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। या मान लो हमारे घर में मान लो 40-50 भैंसे हैं और हमने दूध रखा था कि खतरा आएगा, और दूध पनीर से क्या बन गया पता नहीं। तो कहने का मतलब ये सब समस्याएं थी किसके साथ, बार्टर सिस्टम के साथ। एक बात तो पता चल गया कि हमें लेन देन करना पड़ेगा बेहतर बनाने के लिए। जब हम बिल्कुल शुरुआत में थे, नींद आ रही क्या, है ना, नींद आ रही, यहां नींद की शर्त है, जिसको नींद आएगी चाय लेने जाएगा, सबको पिलाएगा, ठीक है दोबारा क्लास भी नहीं आएगा कि नींद ना आ जाए ठीक है। तो होगा क्या कि पहले इंसान जब सबसे पुराने फेज में था अपने, तो उसने ये तय कर लिया कि चीजों का लेन देन करेंगे तो जीवन बेहतर होगा, ये तय हो गया। फिर एक बात और समझ में आ गई कि लेन देन में क्या दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही, किसकी डबल कोई इंसिडेंस ऑफ वांट्स, स्टोर नहीं हो पा रही वैल्यू, है ना, ये सब समस्या आ रही। तो फिर एक नया आविष्कार हुआ जिसका नाम था मुद्रा। किसका आविष्कार हुआ, मुद्रा। और मुद्रा भी कोई एक दिन में नहीं आ गई, मुद्रा भी बहुत लंबे समय में आई है। पहले मुद्रा क्या होती थी, आपके पास जो भी वस्तु की कीमत बहुत है उसको मुद्रा बना देते थे। क्योंकि ये बताओ, मान लो मुझे और संजना को बदलना है, कोई चीज लेन देन करना है, ये तो तय है कि लेन देन करना है, अब बार्टर सिस्टम भी नहीं करना, तो ये बताओ किस चीज के थ्रू लेन देन होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लेन देन जो करते हो उसका आधार क्या है, क्या बात है ना, मान गए आज, ठीक है। आज तुम्हें हमारी तरफ से एक सोने की चैन का इमोजी भेजा जाएगा अरे तुम्हें उम्मीद है क्या मैं दे दूंगा इमोजी दूंगा बहुत, है ना, एक व्हाट्सएप में मैसेज करूंगा चैन वाला ठीक है। तो हर चीज के पीछे क्या होता है, विश्वास। ये बहुत बड़ी बात इसने बोली है, जानते हो, विश्वास ही है। अब ये बता, 500 का पुराना नोट दूंगा, लोगे? क्यों नहीं है, विश्वास नहीं। सोने पे क्या है, भरोसा। हर चीज जो है वो केवल विश्वास। तो ये बताओ, अगर आज से 2000 साल पहले चले जाएं तो किस चीज में आपको विश्वास होता रहा होगा? कुछ ऐसी चीजें बताओ जिसमें बचपन में विश्वास रहता हो, ये बहुत अच्छी चीज है। सोचो कुछ ऐसी चीजें। जमीन तो ठीक, और सोचो, अरे जमीन लेके थोड़ी बदलोगे कि ले लो दाल ले आओ। हाँ, पशु, तो पशु के आधार पे आदान प्रदान हो सकता होगा। पर सवाल, अगर मान लो किसी को पशु नहीं चाहिए है तो और क्या हो सकता, और सोचो। बचपन में तुम लोग ना कभी बालू वालू में पत्थर बीनते रहोगे कि ये बहुत अच्छा पत्थर है, तो उसी तरह की चीजों को लोगों ने क्या बना लिया, आधार। तो एक कौड़ी होती थी जो बालू है ना, संख टाइप की, वो करेंसी बन गई, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को क्या बना लिया गया, आधार। किसका, लेन देन का। तो पहली जो मुद्रा हुई वो उसे कहते हैं कमोडिटी मनी, किसी वस्तु को लेन देन का आधार बना लेना। उदाहरण के तौर पे सपोज करो, बालू, जो नदी के किनारे पत्थर होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं, उसको बना दिया गया, है ना, विश्वास। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि एक कम्युनिटी को मान लो पत्थर पे भरोसा है, मान लो ये एक गांव है, एक गांव ये है, इस गांव के लोगों को नदी के किनारे जो पत्थर पाए जाते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, विश्वसनीय होते हैं, सब लेना चाहते हैं। तो पता चला, देवरिया, क्या नाम है तुम्हारा, कहां से हो,
आजम, मान लो देवरिया आजमगढ़ से कुछ लेना चाहता है तो 4 पत्थर दे देगा। मान लो दाल चावल खाना है तो दे देगा उसको आधा किलो चावल। लेकिन मान लो अगर देवरिया को, है ना, पार्वती जी से कुछ लेना है, ठीक है, अब पार्वती जी को पत्थर देगा। पार्वती जी ये क्या है, पत्थर थोड़ी मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्वती की आस्था किस पे है? नहीं, मान लो इनके इस साइड कोई और कीमती चीज होती हो, जैसे मान लो कोको बीन्स, पेड़ में लगने वाला एक फल, मान लो उस फल को सुखा के रखा जाता हो, तो इसका और इसका लेन देन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, मान लो कि हमें कुछ लेना, हमें गांव है जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो कोई पत्थर बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन मान लो हमें तनु से, तनु के यहां पनीर इंपॉर्टेंट है, तो नहीं हो पाएगा ना। तो क्या करना पड़ेगा, कोई एक ऐसी चीज देखनी पड़ेगी जिसपे सबका भरोसा हो। तो दूसरी आया, क्या कॉन्सेप्ट आया? सोने की मुद्रा, उसको क्या बोलते हैं? मेटल मनी। हाँ, लेकिन अब तीसरी प्रॉब्लम, मान लो दिल्ली जाना है 1 लाख रुपए लेके, 20 लाख रुपए लेके, आप कितना मेटल लेके जाओगे? है ना समस्या। देखो हम कंफर्ट करते जा रहे हैं, अपने आप को क्या करते जा रहे हैं? बेहतर। तो अब मेटल में दिक्कत आई। तो सपोज करो मेरे पास आया देवरिया, कहा सर मुझे दिल्ली जाना है ना, कोई कार्यक्रम है शादी विवाह का, और 2-3 लाख रुपए लेके जाने हैं, तो 4 किलो सोना मैं कैसे लेके जाऊं? बहुत पुरानी बात है ना, सस्ता था सोना। तो कहा सर चोरी डकैती हो गई, तो मैं कहूंगा मेरे पास आओ तुम, और मैं तुम्हें कागज में लिख के दे दे रहा हूं कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए देने का वादा करता हूं, तुम ये सोना रखो मेरे पास। तो कहेगा सर आप तो इधर, दिल्ली में कौन देगा मुझे? अरे मैं कहूंगा तुम जाओ, तो दिल्ली में मेरा एक दोस्त है अभिषेक पांडे, ठीक है, वो, तुम उसको जब ये कागज दिखाओगे तो वो कागज देख के तुम्हें दे देगा, क्योंकि वो मुझे जानता है और उसे पता है कि सर के पास रखा है। तो ये गए अभिषेक को वहां दिल्ली में कागज दिखाए, और अभिषेक ने आपको क्या दे दिया? सोना दे दिया, क्योंकि हम दोनों आपस में कभी 6 महीने में मिलेंगे तो बदल लेंगे। हाँ, लेकिन आपसे चार्ज लेंगे कि 10,000 रुपया चार्ज दो लेन देन। ऐसे थोड़ी फ्री में, सब थोड़ी फ्री में, बस यही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा, और इसका भी पैसा लगने वाला है। ठीक है, तो हमने ले लिया 10,000 इसने कमा लिया, तो हम दोनों ने इसको 1,80,000 दे दिया। ये भी खुश, हम भी खुश, क्योंकि अगर ये सोना लेके जाता तो 4 लोगों को लेके जाता है सुरक्षा के लिए, हाँ उसमें खर्चा होता, फिर लेके जाना लेके आना बड़ी दिक्कत। तो ये बताओ, एक नोट आपको दिया ना मैंने कागज में लिख के, क्या लिख के दिया? यही ना। तो सेम यही चीज तो आरबीआई करता है, कहता आप सबका सोना हमारे पास रखा है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, है ना, जैसे मान लो मैं गरीब आदमी, जैसे मान लो 100 रुपए है ना? क्या है ना, 100 रुपए है, एक सिक्का और होगा 1-2 का, बस। चलो एक और निकालता हूं, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास ये 2 नोट हैं, ये सेम वही है कि मैंने आरबीआई में सोना रखा हुआ है इतना, ये मैं घूम रहा हूं। मान लो ये मैंने सपोज करो अंतिमा को दिया, तो अंतिमा को ये पता है कि मेरा सोना रखा हुआ है। अंतिमा आरबीआई से जाके इसके बदले क्या ले सकती है? मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वादा देता हूं, 500 रुपए का कोई चांदी सोना, तो समझ में आ गई बात। तो ये है रुपए का पूरा कार, बस ये कुछ नहीं है। इसकी वैल्यू जानते हो क्यों है? क्योंकि इसके बदले क्या रखा हुआ है? आरबीआई के पास कुछ रखा हुआ है, तब आप इस पे भरोसा कर रहे हो, और चीजें हो रही भरोसे से। समझ में आई बात कि नहीं आई? यही सेम डॉलर पे है, कि डॉलर पे नहीं कुछ, यूएसए के पास कुछ है। अब एक बात और समझो, अगर अंतिमा वादा करे, सपोज करो वही कागज वाला प्रोसेस, मान लो देवरिया अंतिमा के पास जाए, अंतिमा लिख के दे दे, और मैं वादा करूं, तो देवरिया को किस पे ज्यादा भरोसा होगा? क्योंकि देवरिया को ये लगेगा सर कमाते भागेंगे नहीं, इंस्टीट्यूट है, घर वर लूट है ना, कहीं नहीं जाए, अंतिमा का पता ही नहीं। तो जो ज्यादा ताकतवर होता है उस पर आप क्या करते हो, और जिस पे ज्यादा विश्वास होता है उसकी वैल्यू। अब सोचो भारत और यूएसए और पाकिस्तान, पाकिस्तान भी लिख के दे रहा है, भारत भी लिख के दे रहा है, यूएसए भी लिख के दे रहा है, लेकिन आप किसका नोट रखना पसंद करोगे?
इसीलिए डॉलर पूरे विश्व में फेमस है। हाँ हाँ, ज्यादा तो इतना धीरे धीरे नहीं बोला जाता कि आज घर में बोला मैं, फिर आधे घंटे बाद बोला अभिषेक, 3 दिन बाद बोला दाल चावल, 4 दिन बाद खाऊंगा, कहोगे मम्मी समझो, है ना। ऐसा नहीं होता। भाषा की एक शर्त होती है, समीपता होनी चाहिए, देश और काल, एक समय पे बोलना चाहिए, एक जगह पे बोलना चाहिए। तुम लोगों को सारे सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ेंगे, लैंग्वेज भी पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा हुआ जो मैं पढ़ के आया हूं। समझ में आ गई बात। अब बताओ, आज तक नोट का कॉन्सेप्ट समझा था आपने? कितनी साधारण सी चीज है। किस दिन यूएसए के डॉलर से ज्यादा भारत का नोट वैल्यू रखने लगेगा? जब भारत पावरफुल हो जाएगा, भारत की तिजोरियां भरी होंगी। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो बस वही कर रहा है, जैसे भारत डेवलप विकसित तो भारत का डॉलर। अब समझ में आया डॉलर की लोग डिमांड क्यों करते हैं? यूएसए पावरफुल है। कल के दिन यूएसए मान लो गरीब हो जाए, ट्रंप बेच बाज के कहीं भाग जाए, मंगल ग्रह चला जाए, तो कोई डॉलर नहीं रखेगा, और पता चला डॉलर की वैल्यू गिर गई। समझ में आई बात की नहीं आई? क्लियर? तो ये है नोट। तो चलो, बताना नहीं था ये सब मुझे, है ना, ये सब पढ़ाने नहीं, ये सब पढ़ाने का पैसा लगता है, ठीक है, लेकिन चलो बार्टर सिस्टम के तहत पढ़ा दिया, कुछ आपसे ले लूंगा, ठीक है। तो ये पता चल गया मुद्रा क्या है। और देखो, मुद्रा किसी भी इकोनॉमी का पूरा आधार होती है, ठीक है, ये जान लो। जितनी ज्यादा मुद्रा होगी उतनी ही ज्यादा इकोनॉमी में वोलाटिल, है ना, वोलाटाइल होगी, कई तरह की समस्याएं होंगी, वो सब बाद में चर्चा करेंगे। अब आई बात बैंक की। बैंक क्या करता है? कल मैंने आपको बताया था, जो साइकिल आप पढ़ रहे थे ना, मैंने कल क्या बताया था? मैंने बताया था कि एक वर्ड होता है डिमांड, और दूसरा मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट, तीसरा बताया था एम्प्लॉयमेंट, और चौथा बताया था मैंने डिमांड, ठीक है। एक बताया था मांग, निवेश और रोजगार, ठीक है। अरे कुछ भी 10 तरह की चीजें लिख सकते, जो जो बीच में आए, धीरे धीरे शॉर्ट करते जाएंगे ना। जब मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुम 2005 में सुधार आ चुका है, ठीक है, तो 2005 एक प्रकार से क्या है? बेंचमार्क है ना। वैसे तो कहा जाए एक प्रकार से, है ना, हाँ ठीक। 2005 के आसपास सब पैदा हुए होंगे ना। हाँ, तुम्हारी बात अलग, तुम्हारे समय के 2005 के आसपास होंगे ना। तो उस जनरेशन के लोगों की एक खासियत होती है कुछ, है ना, ये जानते ही होंगे, ठीक है। तो वही चर्चा है। अगर उस जनरेशन के लोग नहीं आए ना, इसीलिए नहीं आए, क्यों? अपने आप को क्या मानते हैं कि हमें सब आता है। हाँ, तो डिमांड, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट। अब ये बताओ, ये पूरी इकोनॉमी कब चलेगी? जब डिमांड बढ़ेगी, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो ये ऐसे पूरा चलता है। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है किसका? बैंक का। क्यों? क्योंकि जब लोगों के पास इनकम आती है ना, देखो जितना ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, ये तय है। सोचो हम किसकी मांग करें? अगर हम मांग करें मान लो किताबों की, तो इन्वेस्टमेंट किताबों में होगा और उतना एम्प्लॉयमेंट होगा। ये सब हम बार बार बता चुके हैं ना। अब ये बताओ बैंक का रोल इसमें क्या है? बैंक का रोल ये क्या है कि अगर मान लो हम सबके पास पैसा आ जाए, आप सबके पास पैसा आ जाए, 100 है ना, 1000 रुपए सबके पास आ जाए, और अपने घर में तकिए के अंदर पैसा रख लो, या मान लो दाल चावल के डिब्बे में रख लो, ठीक। तो होगा क्या है, जो पैसा है वो इकोनॉमी को पूरा एक्टिव करता है। मतलब एक प्रकार जैसे हमारे खून के कारण दौड़ रहे हैं ना, वैसे इकोनॉमी जो पूरा है वो पैसे के कारण दौड़ रहा है, मुद्रा के कारण दौड़ रहा है। जितनी मुद्रा कम उतनी दिक्कत। तो अगर सब कोई की कमाई सबके घरों में रह जाएगी, तो फिर कोई नया बिजनेस तो लगेगा ही नहीं। जब कोई नया बिजनेस नहीं होगा तो नए लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। समझ आ रही बात? और नई नौकरी नहीं मिलेगी तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो सरकार या देश का ये उद्देश्य रहता है कि कोई अपने घर में पैसा ना रखे। देखो याद रखना, जो रुपए होता है उसकी 3 जगह जा सकता है। पहला तो तकिए के नीचे रखे रहो, ठीक है,
खर्च नहीं होगा, रखा है। दूसरा, उसे किसी ऐसे काम में लगा दो जो भविष्य में कुछ जनरेट करे, जिसको बोलते हैं उत्पादक कार्य या प्रोडक्टिव में खर्च कर दो। जैसे मान लो मैंने एक कार खरीद ली और कार को मैंने रेंट में लगा दिया, तो 4 लाख की कार खरीदी, रोज 1,000 रुपए मुझे रेंट में मिलने लगा। एक तरीका यह हो सकता है कि मैं उससे पिज्जा और बर्गर खा लूं, खाया, डकार आई, खत्म। ये क्या है? नॉन प्रोडक्टिव, कुछ नहीं इससे उत्पादन हुआ। मतलब मेरे पास 1,000 रुपए है तो मैं 1,000 तकिए के नीचे रख सकता हूं, कोई मतलब नहीं। 1,000 रुपए शायद मैं कुछ खरीद लूं जिससे काम वाम कर लूं, मान लो मान लो झाड़ू खरीद लूं, रोज झाड़ू लगाऊं तो कमाई होगी, है ना। या 1,000 से मैं मान लो कोई अच्छा इक्विपमेंट से ले लूं, उससे आपको पढ़ाने लगूं तो कमाई होगी। या 1,000 रुपए से जाके कोई मूवी देखाऊं और खुश हो जाऊं, खत्म। उसके बाद उससे कुछ इनकम नहीं होनी। तो जो पहला है वो आपके तकिए में रखा है, ठीक है। दूसरा आपका जो है खर्चा, वो कैसा है? इन्वेस्टमेंट, जिससे आपको कुछ रिटर्न मिल रहा है, उसको हिंदी में बोलते हैं विनियोग, इन्वेस्टमेंट। और तीसरा क्या है? जिससे आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, कोई वापसी नहीं आ रही, वो क्या है? कंजम्पशन या उपभोग। अब जैसे मान लो माँ बाप है, माँ बाप आप सबको रोज 10,000 रुपए देते होंगे महीने का अप्रोक्स। 15 दिन में भी तुम्हें देना है तो बहुत है। हाल कर तुम्हारी ऐसी है कि 1 रुपया नहीं देना चाहिए। अगर ये वीडियो सही जगह जा रहा हो और तुम्हारे पापा तक कभी पहुंच जाए तो 1 रुपया नहीं तुम्हें देना चाहिए, तुम्हारा बढ़ाना चाहिए। मैं हाँ एग्री, सुनो तुम्हारे ठीक है। तो चलो, तो मेरी बात समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अब आपके माँ बाप आपको जो रुपए दे रहे हैं उसको किस में मान के चले? देखो तकिए के नीचे तो रख नहीं रहे, तो उसको कंजम्पशन मान के चले कि इन्वेस्टमेंट मान के चले? है पक्का? हाँ, माता पिता जो कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, वो तो इन्वेस्ट कर रहे होंगे कि तुम भविष्य में रिटर्न करोगे, वो बात अलग, वो धोखे में रहे, ठीक है। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट मान के चल रहे हैं, ये अलग है ना। ऐसे मैं समझाने को बोला। अच्छा, आप मान लो एक कार के लिए, कार खरीदो रेंट में चलाने के लिए, वो क्या है? जैसे मान लो अभिषेक तुम ई रिक्शा लो जितना, ठीक है, रेंट में चलाने के लिए, तो क्या है? कंजम्पशन की इन्वेस्टमेंट है? समझ में आ रही बात ना? तो इन्वेस्टमेंट है। तो और मान लो अगर तुमने कार खरीदा अपने घर में रखने के लिए, शौक के लिए, तो अच्छा, हमारे घर में जो पुराने लोग थे हमेशा इन्वेस्टमेंट में ज्यादा, कंजम्पशन में ज्यादा नहीं, हाँ इन्वेस्टमेंट, है ना। और या तो फिर सुरक्षित रख लेते थे, है ना, दादी बाबा, ठीक है। तो चलो यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर? किसी को दिक्कत? और ये बताओ इन्वेस्टमेंट होगा कैसे? आप सबके पास मान लो इनकम हुई, आप सबकी सैलरी मिली, सैलरी में आप 2 चीजें करते हो। क्या करते हो? एक तो कंजम्पशन करते हो। मान लो आपकी सबकी सैलरी 100 रुपए है, आप 100 रुपए में 30 रुपए खा पी लिया, जरूरी है, कुछ कंजम्पशन जरूरी है, आपको करना ही पड़ेगा, जैसे खाना पीना, मेडिसिन। लेकिन कुछ एक्सपेंडिचर आप इन्वेस्ट करोगे, लेकिन कैसे करोगे ये बताओ। अब मान लो बिजनेसमैन मैं हूं, देखो इन्वेस्टमेंट करने, बिजनेस करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है क्या? रिस्क लेने की क्षमता। बिना रिस्क लेने की क्षमता के आप बिजनेस नहीं कर सकते। और आप सबके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है नहीं, क्योंकि आप एक नौकरी कर रहे हो, आती है सैलरी, उसमें 30 रुपए खर्च कर देते हो, 70 रुपए बचते हैं क्या? अब ये बताओ, अब मैं रिस्क लेने की क्षमता रखता हूं, मुझे पता है कि मैं कुछ करूंगा प्रॉफिट होगा। तुम सब सरकारी नौकरी वाले हो, मैं बिजनेसमैन हूं, तो मैं क्या करूंगा कि भाई पार्वती 70 रुपए मुझे दे दो, तनु 70 रुपए मुझे दे दो, तुम 70, और सबसे 70 रुपए लेके बिजनेस कर दूंगा, और आपको कहूंगा कि 70 का मैं डबल कर दूंगा, 25 दिन में 2 गुना होगा यही। लेकिन ये पॉसिबल है? एक बिजनेसमैन सभी के घर से जाके पैसे ले सकता है। अंबानी को चाहिए होगा तो घरों से, तो क्या करे हो? तो किसी ने सोचा कि एक बीच में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाओ जिसके पास ज्यादा पैसे हो तो उधर दे दे, और जिससे उसको पैसा लेना हो वो ले ले। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो यही क्या बन गया? बैंक। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आप अगर मान लो गए, आप कोई बाजार जाते, जैसे साड़ी की बाजार,
है ना, क्या बोलते हो, साड़ी की मार्केट। तो साड़ी की मार्केट क्यों बोलते हो, क्योंकि वहां दो तरह के लोग होते हैं, साड़ी खरीदने वाले और साड़ी, है ना। ठीक है, जैसे आप गए, मान लो कौन सी मार्केट जाना है, रामबाग मार्केट में क्या मिलता है, कुछ आइटम जो जैसे लैपटॉप की मार्केट। तो वैसे ही जो पैसा आप लोगों के पास 70 था, आपने अपना पैसा बेच दिया, किसको, बैंक को, कि आप वो रखो, हमें उसके बदले इंटरेस्ट रेट देना, और हमने जाके उससे क्या कर लिया, खरीद लिया। तो किसका लेन देन हो रहा है, मनी का। तो इसको क्या कहेंगे, मनी मार्केट। तो अब पता चल गया बैंक क्या है। हाँ, समझ में आई बात कि नहीं आई, क्योंकि बैंक करता क्या है, आपसे रुपए लेता है और किसी और को बेच देता है और बीच में प्रॉफिट कमा लेता है। तो मनी मार्केट शब्द समझ में आ गया। और मनी मार्केट का एक पार्ट है बैंक। मनी मार्केट बहुत तरह के होते हैं, साहूकार, साहूकार भी तो मनी मार्केट होता है ना। फाइनेंसर, जैसे अभिषेक का काम एक क्या है, आपसे लेकर 2% में और जूनियर को 5% में देता है, 10% में देता है, जिसकी जैसी जरूरत है। 14 फरवरी के समय तो 30% लेता है, ठीक है, जैसी जरूरत जिसको, उसके हिसाब से तो कमा लेता है। तो ये भी तो क्या है, मनी मार्केट का एक तरीका ही तो, पैसे को ये भी तो साहूकार भी हो सकता है। ये सब अनौपचारिक है, बैंक होता है औपचारिक है। तो ये सब देख समझ में आ गया, मनी मार्केट, ठीक है। अब मनी मार्केट का एक हिस्सा क्या है, बैंक। अब बैंक का काम क्या है, डिमांड जनरेट करना और बिजनेसमैन को पैसा चाहिए होगा तो भी देगा, और तुम्हें अगर लैपटॉप खरीदना कंजम्पशन के लिए तो भी देगा, और दोनों को पैसा दे रहा है। तो ये साइकिल क्या हो रहा है, तेज हो रहा है। तो बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इकोनॉमी को तेज करना। ठीक, बात समझ में आ गई। ठीक, तीसरा जो वर्ड हमें पढ़ना है वो है क्या, मार्केट फाइनेंस, है ना यार, बहुत ज्यादा स्लाइड है आज तो। हैंग ना हो जाए। ठीक, चलो, तो हमने पढ़ा पब्लिक फाइनेंस क्या है, बताओ। पब्लिक फाइनेंस का मतलब जो प्राइवेट फाइनेंस नहीं है, जैसे तुम्हारा पैसा है वो तुम्हारा वित्त है, जो सरकार का पैसा है वो सार्वजनिक वित्त है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये 3 टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक। आज हम ये बताओ पब्लिक फाइनेंस का क्या रोल होगा। पूरी इकोनॉमी है यही, डिमांड, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, डिमांड, पूरी इकोनॉमी यही है, बस इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं पूरी इकोनॉमी में। हर बार यही पढ़ना है आपको। मैंने आपको बताया रोल ऑफ मनी क्या है, मनी जितनी ज्यादा होगी, जितना जेब में पैसा होगा उतना ज्यादा डिमांड होगी, मनी जितना होगा उतना इन्वेस्टमेंट होगा, उतना एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा तो मनी आएगी। सारा खेल मनी का ही है। बैंकिंग सेक्टर का काम क्या है, मनी को ही आसान फॉर्म में इधर से उधर जाना। और सार्वजनिक वित्त भी एक प्रकार का मनी ही है, जो सरकार का पैसा है वो भी इनके लिए भी खर्च कर सकती है, इनके लिए भी कर सकती है, इनके लिए भी कर सकती है, चलेगा यही साइकिल। सार्वजनिक वित्त कैसे काम आता है, मान लो सरकार ने कहा कि जिसको जिसको लैपटॉप लेना हो वो खरीदे, हम उसमें सब्सिडी देंगे। 1 लाख का लैपटॉप होगा तो सरकार 20,000 रुपए देगी। तो इससे क्या होगा, लैपटॉप बढ़ेगा ना, सस्ते हो जाएंगे ना, सस्ते हो जाएंगे तो ज्यादा लोग लेंगे। लो, डिमांड बढ़ा दिया सरकार ने। मान लो बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी हो, और जब बहुत डिमांड होती है, मान लो जैसे कई समय ऐसा आता है कि प्याज की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, या सोने की डिमांड, जमीन की डिमांड। जैसे मान लो अभी जमीन की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाए, तो सरकार एक काम करेगी, जमीन पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा दे कि अगर आपने 1 बीघा जमीन 1 लाख की ली तो 2 लाख टैक्स दो, कोई नहीं ले देगा, सब बंद। तो सरकार के पास पैसा आया, लेकिन सरकार ने क्या किया, डिमांड कम कर दी। डिमांड कम करने से भी कुछ फायदे होते हैं। जब बहुत ज्यादा डिमांड हो जाती है किसी चीज की, कोई चीज अगर 100 रुपए की, मान लो अमूल का दूध इस समय 40 रुपए लीटर है, 50 रुपए लीटर, मान लो वो मिलने लगे 300 रुपए लीटर, कोई दूध पिएगा? छोड़ो, चाय बंद हो जाएगी, फिर सारी चाय की दुकानें बंद, बेरोजगारी आ गई तो समस्या आ गई।
तो सरकार, समझ में आ रहा, बहुत ज्यादा डिमांड से बहुत ज्यादा महंगाई हो जाती है, बहुत ज्यादा महंगाई से लोग सामान नहीं खरीदेंगे, सामान नहीं खरीदेंगे तो दुकानें बंद हो जाएंगी, दुकानें बंद हो जाएंगी तो समस्या आ जाएगी। तो क्या करती है सरकार, महंगाई कम भी करती है, डिमांड कम करती है, डिमांड ज्यादा करती है। तो ये कैसे कर रही है डिमांड कम और ज्यादा, या तो आपको पैसा दे रही है तो आपसे पैसा ले रही है। इन्वेस्टमेंट भी ऐसे हो सकता है। मान लो अगर हम कहें कि कार की फैक्ट्री लगानी है और सरकार हमें 1 लाख करोड़ दे दे, हम लगा देंगे, सरकार ने तो दिया। अब मान लो सरकार को दारू की फैक्ट्री रोकनी है तो कह देगी लगाओगे तो 1 लाख टैक्स दो 1 करोड़, तो रुक जाएगा इन्वेस्टमेंट। कहां इन्वेस्टमेंट करना, कहां नहीं करना। अगर सरकार को मान लो बिहार में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कराना, बिहार में गरीबी है, जितना इन्वेस्टमेंट होगा वहां नौकरियां होंगी, तो सरकार बिहार में बिजनेस करने में शायद टैक्स माफ कर दे कि आप वहां पर बिजनेस करो, आपका टैक्स नहीं हम लेंगे, तो लोग कहां जाएंगे सब। लेकिन अगर मान लो सरकार कह दे कि अगर महाराष्ट्र में बिजनेस करोगे तो दुगना टैक्स देना है, तो आप महाराष्ट्र में, तो किस पैसे के ही लेन देन से ये साइकिल पूरा बदल रहा है ना। तो यही किसका रोल है, पब्लिक फाइनेंस का, सार्वजनिक वित्त। भाई सार्वजनिक वित्त में यही सब आता है ना, पैसा खर्च कहां कर रही है और कहां से ले रही है, बस और कुछ नहीं पढ़ना। जो राज्य के आय और व्यय की चर्चा की जाती है वही सार्वजनिक वित्त है, बस। समझ में आ गई बात। तो ये साइकिल ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है पूरे सिलेबस में, क्योंकि यही है मैक्रो इकोनॉमी। अब हम एक एक चीज को पढ़ेंगे, अभी तक हमने अलग अलग समझा, अब पढ़ते हैं, ठीक है। तो 3 बातें पता चल गई, ठीक। चलो अब हम पहले पढ़ेंगे जो हमारी तीसरी यूनिट है, तीसरा पेपर है ना, उसकी चौथी यूनिट में एक वर्ड है टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनिएट, है ना, ठीक है। प्रोग्रेसिव को बोलते हैं प्रगतिशील, रिग्रेसिव को क्या बोलते हैं, प्रतिगामी होता है। हाँ, इसीलिए देखो दोनों मीडियम बैठा रहे तो चलेगा, इसीलिए लैपटॉप लाए हो तुम, कहा था ना तुमसे। तो कभी भी हमेशा, अरे जो भी हो तुम्हें बताना चाहिए, तुम्हारे कोई भरोसे रहेगा तो 4 गाली तुम्हें और देगा मन से, है ना, और रिकॉर्ड ना होता तो सामने देता। हमेशा इतनी मैच्योरिटी रखो कि अगर आप पे कोई भरोसा कर रहा हो, आप नहीं कर पाते तो भी बता दोगे ना, तो कहीं ना कहीं कर लेगा। हाँ वाह, अब मैं तुमसे बताऊंगा, तुम वाकई 2005 के हो, ठीक है। वास्तव में 2005 मतलब आपके भरोसे है कोई, और आप क्या कह रहे हो बाद में आके बताओ जब वो पूछे, ठीक है। अब इसका क्या है कि अपने पिताजी या कभी कुछ मंगाए, है ना, तो फिर जाना और जब वो पूछे कि लाओ यार दो, कहना नहीं लाए, तब वास्तव में पता चलेगा मेरे अंदर क्या बीत रही है। समझ रहे हो। तो समझना, अब हम पहले पढ़ने जा रहे हैं टैक्सेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, टैक्सेशन ना। हम एक एक शब्द को बस समझ रहे हैं, ठीक है। टैक्सेशन का मतलब होता है करा, हाँ धान, करारोपण, ठीक है, करारोपण, कराधान जो भी हो, टैक्स लगाना। अब देखो हमें एक बात तो जानना है कि हमें लिखनी है कहानी थोड़ी बहुत, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अभी हम क्या कर रहे हैं, हर चीज का फॉर्डर कलेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम में हम उस स्टेज में आना चाहते हैं, कुछ तो लिख के आए, हवाबाजी तो ना करें, कम से कम लिखा है कराधान और बता रहे हैं कुछ और, ऐसा नहीं। तो कराधान क्या है इसको समझते हैं। कर लगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं, है ना, जो कर आरोपण की व्यवस्था होती है उसको कहते हैं कराधान। जो टैक्स लगाने का सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं, टैक्सेशन। ये तो समझ में आ गया। अब सवाल है कि कर किसे कहते हैं, व्हाट इज टैक्स, व्हाट इज टैक्स। अब बताओ, सवाल है व्हाट इज टैक्स, हाँ बताओ। ठीक, तो क्या है कर, सबसे पहली बात क्या है, एक अनिवार्य या कंपलसरी क्या है बताओ। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, मुझे नहीं याद जरा। अनिवार्य बोझ है, ठीक है, आर्थिक बोझ, है ना, अनिवार्य आर्थिक बोझ, ठीक है। क्या है,
कंपलसरी इकोनॉमिक बर्डन। देखो बर्डन एक ऐसी चीज होती है जो आप लेना नहीं चाहते पर लेना है जबरदस्ती, है ना। तो इसी तरह समझ लो टैक्स कोई देना नहीं चाहता। जो चीज आपके, जैसे आपको कहोगे मेरे बड़ा दिमाग बोझ है, कहीं आसपास शोर हो रहा होगा, आपको बड़ा बोझ है। बोझ का मतलब क्या होता है? जो आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव न डाल रहा हो या जो आप मन से ना कर रहे हो, है ना। और चूंकि अगर आपके पास मान लो आर्थिक रूप से ये हो रहा है तो उसे आर्थिक बोझ कहेंगे, और अनिवार्य मतलब देना ही देना है। तो सबसे पहले टैक्स क्या है? अब ये बोझ किस पे पड़ता है और किसके द्वारा पड़ता है ये इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, राज्य या सरकार के द्वारा, है ना, या राज्य द्वारा चयनित कोई अथॉरिटी हो जिसको राज्य ने बोला। हर चीज राज्य के ही नाम पे होती। और किस पे पड़ता है? तो व्यक्ति पे। व्यक्ति का मतलब, व्यक्ति को क्या कहते हैं इंग्लिश में? नहीं, पर्सन माने क्या होता है? इकोनॉमी में इंडिविजुअल बोलते हैं, है ना। इकोनॉमी के वर्ड अलग होते हैं, इंडिविजुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल, है ना, है ना। फिर साथ में किस पे? किसी संगठन में, संस्था पे। और ऐसा नहीं है कि जो सब पे हो, जो इसके दायरे में आए, जो राज्य शर्त तय करे उस शर्त के दायरे में आए। तो अगर मैं आपसे पूछूं हिंदी में, अगर आपसे पूछूं कर क्या है, तो क्या बोलोगे? राज्य द्वारा आरोपित अनिवार्य आर्थिक बोझ। और ये आरोप किस पे लगता है? ये बोझ किस पे है? व्यक्ति संगठन पे जो उसके दायरे में आते हैं, सरकार ने जो शर्तें। तो 3 लाइनें आपकी हो जाएंगी, ठीक है, जो क्राइटेरिया शर्त को लगा सकते हो। क्या ठीक है? यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक। अब इसके बेसिक फीचर क्या होते हैं? टैक्स के बेसिक फीचर क्या होते हैं बताओ भाई। टैक्स के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं? वो अंतर है, मैंने फीचर्स पूछा। सबसे पहला फीचर क्या होता है टैक्स का? देखो हमें चीजों को छोटे छोटे फॉर्म में याद कर लेना है ना। सबसे पहला कंपलसरी, है ना, एक शब्द वही से अनिवार्य होता है। आप ऐसा नहीं कि मन है तो देंगे और नहीं है तो नहीं देंगे। अगर आप उसके दायरे में आते हो तो आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहली क्या चीज है इसकी? हाँ, तो इट इज ए लीगल ऑब्लिगेशन टू पे टैक्स। ये कानूनी बाध्यता है कि आपको कर देना है। तो आप हेडिंग करोगे कंपलसरी या अनिवार्यता, फिर लिखोगे कर, है ना, अदा करना ये कानूनी बाध्यता है ना। मैं एक ठीक समझ गया क्या? कंपलसरी, है ना, टू पे टैक्स इज ए कंपलसरी लीगल ऑब्लिगेशन। इसमें कोई आपकी इच्छा नहीं चलेगी। जैसे मान लो कुंभ गए, कुंभ में मान लो चार्ज लगता शुल्क, तो आपका मन होगा तो कुंभ जाओगे, नहीं होगा तो नहीं जाओगे, नहीं दोगे शुल्क। कोई मंदिर गए, कोई संस्था गए, मान लो आप मूवी देखने गए पीवीआर, मन है तो दोगे, नहीं तो नहीं। वो मन से, वो वॉलंटरी है, ये कंपलसरी है। फिर आप जब भी कोई शुल्क देते हो तो आपको उसकी रिटर्न में कुछ डायरेक्ट मिलता है। जैसे मान लो आपने मुझे 1000 रुपए दिया, मैंने आपको पढ़ा दिया, तो डायरेक्ट कुछ दिया ना। और इसी शर्त के साथ आप मुझे देते हो कि हमें कुछ वापस करो। लेकिन जो सरकार आपसे टैक्स लेती है उसमें आपको कोई डायरेक्ट रिटर्न का वादा नहीं करती। तो टैक्स हमें कोई डायरेक्ट या कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं देता। ठीक, और याद रखना टोल टैक्स एक वर्ड लिखा होता है, टोल टैक्स, पर वो टैक्स नहीं होता, वो चार्ज होता है, शुल्क होता है। लिखा उसमें टैक्स गया है शब्द, लेकिन वो टैक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप उस सड़क का आनंद लेते हो तभी आप देते हो। आप गांव के अंदर अंदर चले जाओ, है? हाँ, बस आपकी इच्छा, आपने नहीं दिया, ठीक है। जैसे मान लो अभिषेक क्या है, रायबरेली वाला टैक्स नहीं देता, ईगो में ले लेता है? हाँ, जैसे इनका पूरा परिवार एक सिस्टम है, वहां टैक्स ही नहीं देता, लड़ जाता है। ठीक है।
टैक्स देना भी ईगो भौकाल वाला मामला हो जाता, हम यहाँ कैसे टैक्स दे रहे हैं, वो टैक्स नहीं, सॉरी टोल टैक्स। फिर जो कर है वो एक सार्वजनिक व्यवस्था है, पब्लिक सिस्टम है, कोई प्राइवेट नहीं कर सकता, राज्य द्वारा आरोपित होता है। किसके द्वारा? हाँ। और भारत के संदर्भ में इसके संबंध में संसद ही नियम बना सकता। कौन? हाँ, समझ में आ गई बात? तो अगर आपसे मैं पूछूं कर के क्या विशेष लक्षण है, तो आप बता दोगे अनिवार्य होता है, कोई डायरेक्ट रिटर्न नहीं होता। फिर और भी कई सारे फीचर्स लिख सकते हो कि राजस्व का मुख्य स्रोत होता है, भाई सरकार उसी से कमाती है। ठीक है, तो चलो ये सब हो गई बात। ठीक है, तो हमने पढ़ा टैक्स क्या होता है। अब सवाल है टैक्स जरूरी क्यों होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्स। अब बताओ मुझे, मैं ये साइकिल बनाया, डिमांड, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट और ये डिमांड, और सबसे पूछूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्स, और केवल इसी को देख के जवाब देना है ना। बताओ भाई, बटर मसाला, जल्दी बताओ। चलो, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, तो राजस्व का मुख्य स्रोत। ठीक, और बताओ। देखो रेवेन्यू और राजस्व, राजस्व है ना, ये ना बोला कि सरकार की कमाई होती है, शब्द याद रखना, क्या यूज करोगे? राजस्व, रेवेन्यू। ठीक है, और बताओ। कोई जल्दीबाजी तो नहीं है ना जाने की घर पर, है ना, अभी चाय आएगी। ठीक है, आप ही लोगों में से किसी को किसी ना किसी बहाने से पकड़ूंगा। बताओ, इसी से बताओ। अरे तो वही तो राजस्व सर, अरे तो राजस्व तो उसके लिए जरूरी होता है, लेकिन ऐसे थोड़ी लिखोगे, इस साइकिल से जोड़ के बताओ ताकि तो टेक्निकल लगे। अरे भाई, सरकार टैक्स के माध्यम से डिमांड को कम और ज्यादा कर सकती है। डायरेक्ट टैक्स आपसे ज्यादा लेने लगे तो आपकी जेब में पैसा नहीं रहेगा, तो डिमांड कम हो जाएगी। सरकार टैक्स कम कर दे, डिमांड बढ़ जाए। अरे तो लिखोगे तो कुछ अच्छा लिखो ना, 4-5 शब्द। पढ़ाने वाले तो बहुत लोग हैं, हर जगह चीजें पढ़िए, लेकिन मैं आपको कम चीजों में जा रहा हूं कि इस साइकिल से सब लिखो। फिर टैक्स जब लेगी, राजस्व लेगी। अच्छा ये बताओ, बीमार आदमी काम कर पाएगा? भूखा आदमी काम कर पाएगा? अशिक्षित आदमी काम कर पाएगा? तो इंप्लॉयमेंट अगर जनरेट करना है तो सबसे पहले शर्त क्या है? भूख खत्म हो, उसको शिक्षा मिले, और उसको हेल्थ अच्छी हो, आवास हो, आने जाने का परिवहन हो, शुद्ध पॉल्यूशन ना हो, शुद्ध वातावरण हो, है ना। ठीक है, हाँ ठीक है, तो समझ में आ रही बात। तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा? सरकार जब खर्च करेगी, क्योंकि गरीब आदमी, देखो जिसके पास पैसा है वो तो कर ले, लेकिन भारत में अगर 140 करोड़ है तो पैसा किसके पास है? 40 करोड़ के पास, 100 करोड़ के पास नहीं है। 100 करोड़ कैसे एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट होंगे? देखो याद रखना, दो शब्द होते हैं, एक होता है संसाधन और एक होता है पूंजी। संसाधन का मतलब होता है जिसमें कुछ उत्पन्न करने की क्षमता हो, और पूंजी होती है जो उत्पन्न करने लगे। जैसे मान लो कि बालू है ना, या मान लो बालू नहीं, पेट्रोल है, अभी नीचे है जमीन के, तो क्या है? संसाधन है, निकलेगा, भविष्य में काम आएगा, लेकिन अगर यूज होने लगे तो पूंजी है। जैसे मान लो मेरे पास सीमेंट बालू सब पड़ा है, घर बन गया तो पूंजी हो गया। जैसे आप अभी क्या हो? हाँ, लेकिन आप कोशिश किसकी कर रहे हो? हाँ, तो अभी आपके लिए कौन सा शब्द यूज होगा? ह्यूमन। और किस में कन्वर्ट हो जाओगे आप एक समय बाद? अगर मान लो भगवान का मन हुआ तो, आप पे तो भरोसा नहीं है, उसी पे भरोसा है। तो ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, परिवहन, यही चाहिए ना। ये सब कहां से आएगा? राजस्व से आएगा। तो एक हेडिंग तो राजस्व बनाओगे, लेकिन दूसरा समझ में आ गई बात की नहीं आएगी? तो आप लिख सकते हो इससे। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो ये सब किससे फायदे हैं? टैक्स के। अगर अब आपसे मैं पूछूं, है ना, कि जो टैक्स का है, इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्स, अब मुझे बताओ, इसका इकोनॉमिकल फायदे बताओ, इसके सोशल इंपैक्ट बताओ,
इसके मुझे पॉलिटिकल इंपैक्ट बताओ, इसका मुझे एनवायरमेंटल इंपैक्ट बताओ। कितने, हाँ बताओ जल्दी। इसका इकोनॉमिकल इंपैक्ट क्या है? हाँ, उस पूरे साइकिल को तेज करेगा, उस साइकिल को कंट्रोल करने में मदद आएगा। तो टैक्स इज द टूल ऑफ गवर्नमेंट टू मैनेज, है ना, इकोनॉमी। समझ में आ गई? किसी भी देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को प्रबंधित करने के लिए कर एक इंपॉर्टेंट साधन है कि नहीं? तो हो गया ये बात। फिर सोशल में क्या है? हाँ, इक्वेलिटी, गरीबों से, अमीरों से लेके गरीबों को देंगे, शिक्षा स्वास्थ्य देंगे, है ना, तो ये समाज का उत्थान होगा। पॉलिटिकल बताओ कैसे खत्म होगा? हाँ, तो ये तो बात की बात है ना, कर से तो नहीं है। मान लो कर ले पा रही हो कि नहीं, अभी तो कर पे बात चल रही ना, लेने पे तो बात ही नहीं हो रही। बताओ क्या फायदा होगा पॉलिटिकल? जो मुझे इसका पॉलिटिकल फायदा बता देगा, इसने जो बात बोला है वो मैं सिद्ध कर दूंगा, ये तय। लेकिन ये गलत है, इसका आंसर सही है लेकिन इसको भी नहीं पता है, वो तुक्का बोल दिया। बताओ। अच्छा सही बताओ, टैक्स से करप्शन खत्म होगा, ये बात सही है, और टैक्स से पॉलिटिकल इंपावरमेंट होगा भारत का, ये भी सही है। कैसे? सोच के बताओ। और इसको अपना दिमाग से सोचना है और अपने घर से सोचो, बस देश में मत जाओ, घर से सोचो बस। आज मैं आपकी सोचने की क्षमता का भी विकास कर दूं। नहीं, वो तो चलो हम मान के चले टैक्स दे रहे हैं, और बताओ। सोचो। अच्छा एक बात बताओ, टैक्स कौन किसको दे रहा है? अच्छा ठीक है, चलो, ये है राज्य, ये है नागरिक, संगठन, ठीक है, संस्था, ठीक। अच्छा बताओ, करप्शन कौन करता है? ये करते हैं, यही तो करते हैं, अधिकारी तो करते हैं राज्य की, यही करते हैं। अच्छा ये कब करते हैं? हाँ, पढ़ा लिखा नहीं है और ये लोग ध्यान नहीं देते, तब कर लो ठीक है ना, हमारा क्या जाता है। ये कब स्थिति आती है? अच्छा मान लो अगर आप अभी घर में अभी पैसा देने लगो, सपोज करो अभी आप आ रहे हो पढ़ने, फ्री में आ रहे हो, जब फ्री में आ रहे हो तो मैं किसी तरह का आपको जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं, जब मन होगा जो करूंगा। लेकिन अगर आप मुझे पैसा देने लगो तो मैं क्या हो जाऊंगा? जवाब देने के लिए, और जवाब देना पड़ेगा तो सही और गलत पता ही चल जाएगा। तो जैसे ही लोग टैक्स देते हैं तो सरकार से करते हैं सवाल और जवाब, और फिर सरकार को जवाब देना ही पड़ता है। सोचो आप सभी लोग अभी टैक्स देने लगे ना, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या होता है, पैसा देते हो इसीलिए तुरंत सवाल करते हो कि ये नहीं, फ्री में होता है कोई सवाल नहीं करते है। तो यहां भी अब सोचो एक बात, दोनों चीजें बताऊं, अगर ये लोग टैक्स देंगे तो ये सवाल भी करेंगे, और जब सवाल करेंगे तो जवाब भी देना पड़ेगा, और सही गलत का अंतर होगा, करप्शन की चांस। अभी आप सोचो आप लोगों ने टैक्स दिया हो सफाई का और गंदगी पड़ी हो तो तुरंत मैसेज करोगे गंदगी क्यों है भाई, है? तो सरकार के ऊपर दबाव बनता है जब सरकार पैसे लेती है। फिर दूसरी बात, जब सरकार पैसे लेती है तो खर्च भी करेगी, और जब सरकार खर्च करेगी तो शिक्षा स्वास्थ्य मिलेगा, तो अवेयर हो जाएंगे, और जब अवेयर होगी तो सवाल करेंगे, और जितने ज्यादा अवेयर होंगे उतना सवाल। एक बात तो ये, और दूसरी बात, जब शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सरकारी कॉलेज खुल जाएंगे तो लोगों को पैसा बचेगा, क्योंकि प्राइवेट में ज्यादा लगता है। जब पैसा बचेगा तो लोग क्या देंगे? टैक्स ज्यादा देंगे। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? क्योंकि पैसा बचेगा नहीं, राज्य से लगाव हो जाएगा कि ये राज्य तो अपना है। बच्चा बीमार होता है तो 100 रुपए में इलाज हो जाता है, इसको टैक्स देना कोई गलत नहीं है। तो हमारा राज्य के साथ क्या हो जाएगा? राज्य और नागरिकों की मजबूती, विश्वास बढ़ेगा, और जब विश्वास बढ़ेगा तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, डेमोक्रेसी
बढ़ेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है राज्य और लोगों के बीच में मतलब करीबी, जितने करीब हैं। सोशल मीडिया ने डेमोक्रेसी को कैसे बढ़ा दिया? ऐसे ही बढ़ाया कि पहले सरकार और लोग अलग अलग रहते थे, अब रोज देखो बयान आता सरकार का, लोग शिकायत करते हैं, तो करीब आ गए ना, रोज बात होती है अब सरकार की लोगों से। अभी आप डाल दोगे योगी में ट्वीट, तो योगी को सुनना पड़ेगा, समझे? तो जितनी बात होने लगेगी उतना ही लोकतंत्र बढ़ने लगेगा। देखो राजतंत्र में राजा दूर रहता है जनता से, लेकिन लोकतंत्र में सरकार आप, क्योंकि देखो राजा तो मालिक है ना, लेकिन सरकार तो नौकर, उसे पास ही में रहना, नौकर थोड़ी अलग रहेगा। मान लो सुधांशु ने नौकर रखा और नौकर कहेगा मैं 4 फ्लोर में रहता हूं, सुधांशु नीचे, तो रिश्ता नहीं चल पाएगा ना, क्योंकि सेवा तो तभी कर पाएंगे ना जब आपके पास रहेंगे। तो सरकार को पास ही रहना होगा। और ये कब बनेगा संबंध? टैक्स से। तो आज के बाद एक बात याद रखना कि टैक्स एक इकोनॉमिकल टूल नहीं है, केवल क्या है? पॉलिटिकल टूल है। और पॉलिटिकल टूल क्या है? अत्यधिक कर व्यवस्था से, मतलब अब कर ऐसा भी ना हो बहुत शोषणकारी हो, है ना, एक संतुलित कर व्यवस्था से राज्य और नागरिक आपस में संबंध को मजबूत करते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? ठीक, मैं पढ़ा क्या रहा था? हाँ तो ठीक है, बताया तो मैंने ही, पूछा तुमसे था, बताया सब मैंने। अब इन्वायरमेंटल फायदा बताओ। संजना तुम आज नई एनर्जी में हो, अब बताओ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्स रिगार्डिंग इन्वायरमेंट? क्यों कम करेंगे? जैसे मान लो पेट्रोल महंगा कर दे सरकार टैक्स लगा के, तो गाड़ियां कम चलेंगी, है ना। सिगरेट महंगी कर दे, धुआं कम होगा, अगर मान लो सिगरेट से हो रहा हो धुआं। जो भी चीज से प्रदूषण होता है उस पर टैक्स, जैसे पेट्रोल डीजल पे कर दिया, लेकिन इलेक्ट्रिक कार पे, समझे? जैसे मान लो हेल्थ को लेके पॉल्यूशन, जैसे बटर मसाला, तो बटर मसाला पे टैक्स लगा दे, सरकार करने जा रही है बहुत जल्दी। जितने भी ये फैटी आइटम हैं, है ना, उसमें सब में टैक्स ज्यादा लगा देगी। तो पता चला जो बटर है वो जो अभी 40 रुपए का और 100 रुपए का हो जाएगा, तो खाने की इच्छा मर नहीं जाएगी, कम हो जाएगी, तुम्हारी मर जाएगी। ठीक है, सब ऐसे नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई बात? कुछ मैनेज कर लेंगे इधर उधर से, ठीक है। तो समझ में आ गई बात? तो टैक्स से इन्वायरमेंट का भी असर, क्योंकि सरकार टैक्स के थ्रू कई चीजों को प्रोत्साहन और कई चीजों को डिमोटिवेट कर सकती है। चलो ये हो गया टैक्स की इंपॉर्टेंस। अब सवाल है व्हाट इज टैक्सेशन? ये सब तो था ही नहीं सिलेबस में। टैक्सेशन क्या है बताओ भाई? टैक्सेशन कर लगाने की व्यवस्था है। अब सरकार 3 तरीके से कर लगाती है, ठीक है। पहला कर होता है जिसको बोलते हैं प्रगतिशील, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। कर लगाने की व्यवस्था को टैक्सेशन कहते हैं। पर कर कैसे लगा रही है इस बात के आधार पे 3 तरीके की कर व्यवस्था होती है ना। जैसे मान लो पढ़ाने की व्यवस्था को पढ़ाधान कहते हो, सपोज करो, एक नया वर्ड बनाए। अब एक मार की पढ़ाई हो सकती है, एक प्यार से पढ़ाई हो सकती है ना। तो वैसे कर लगाने की व्यवस्था को कराधान कहते हैं, और 3 तरीके से होता है, 3 तरीके का होता है। तो पहला कर जो होता है वो होता है प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव। दूसरा है प्रतिगामी, जिसको बोलते हैं रिग्रेसिव। और तीसरा होता है आनुपातिक, जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट, ठीक है। 3 तरह की व्यवस्था होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे आय बढ़ेगी वैसे कर की दर भी बढ़ जाएगी। कर की दर या रेट ऑफ टैक्स बढ़ जाएगा। जैसे इनकम आपकी ज्यादा होगी, आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। जैसे मान लो सपोज करो देवरिया 100 रुपए कमाते हैं, तो सरकार कहेगी तुम्हें 1% देना, तो 1 रुपए। मान लो महाराज बैठे कहां से हो आप? खुशीनगर, ये 500 कमाते हैं और सरकार कहे ज्यादा कमाई ज्यादा टैक्स, 2 रुपए, 2% देना है। याद रखना इसमें कितना परसेंट लग रहा था? 1%। पता चला 500 रुपए कमाने वालों को देना पड़ेगा 2%, तो कितना देना पड़ेगा इसे? 10 रुपए। मान लो तनु कमाती है 1000 रुपए,
ठीक है, तो तनु को देना पड़े मान लो 10%। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं ना कि आपको जब कुछ ना है तो पेज भरते रहना ऐसे ही, ठीक है, इनकम और परसेंट लिख के पेज भरते रहना। तो समझ में आ गई बात। तो जितनी ज्यादा आय उतना ज्यादा कर की दर। अच्छा, अब इसका क्या क्या, अच्छा ये बताओ, इसको प्रगतिशील क्यों बोलते हैं? ना, बढ़ने को प्रगतिशील बोलते हैं। मान लो मार मार के तुम्हारी लाइट हाइट बढ़ा दें 12 फीट का, प्रगति कर गए। प्रगति का वर्ड का मतलब क्या होता है? हाँ, ये इक्वेलिटी को बढ़ाता है, क्योंकि गरीबों से आय लेके अमीरों को, सॉरी, अमीरों से आय लेके गरीबों को देता है। आज हो क्या रहा है, उल्टा आ रहा है सब। अमीरों से लेके किसको देता है? हाँ, अब जैसे तनु का पैसा आया 1000 रुपए, है ना, 1000 नहीं, कितना है, 1000 कमाई थी ना, 100 रुपए, ठीक है, तुमसे आया 10। अब ये पैसा योगेश त्रिपाठी को मिल जाएगा, गरीब आदमी को, तो क्या हुआ? हाँ बस। तो अमीरों का पैसा गरीबों में आएगा तो क्या होगा? संसाधनों का पुनर्वितरण। एक एक शब्द याद रखना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्स। याद रखना, पहले रिसोर्स कहां थे? तनु जैसे लोगों के पास, फिर कहां आ गए? योगेश जैसे गरीब लोगों के पास। तो क्या हुआ? संसाधनों का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन। एक बार तो मिल ही गया था ना, लेकिन उसको पुनः किया गया, सही किया गया। ठीक, समझ में आ गई बात? तो अब इससे समानता बढ़ेगी, क्योंकि समानता आधुनिकता का प्रतीक है, या समानता एक अच्छा मूल्य है। जितने भी अच्छे मूल्य होते हैं ना, उसी को प्रगति बोला जाता है। जैसे मान लो एक घर है जिसमें महिलाओं को पढ़ने को नहीं दिया जाता, और एक घर है जिसमें महिलाओं को पढ़ने दिया जाता है, तो आपको पता है कि जो महिलाओं का सम्मान करते हैं वो अच्छे लोग होते हैं। यही आज की डेट में है ना, उन्हीं को प्रगतिशील बोलते हैं। तो क्या कहोगे? ये घर बहुत प्रगतिशील है। हाँ, प्रोग्रेसिव। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो प्रोग्रेसिव का मतलब यहां आधुनिक मूल्य हो, का क्या हो? हाँ, और समानता एक आधुनिक मूल्य है। तो याद रखना कि जो ये कर व्यवस्था है, ये कर व्यवस्था कैसी है? समानता को बढ़ाने वाली, इसीलिए इसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं। मैं इसलिए आपको इतना बता रहा हूं कि पेज भर पाओ। कुछ ना है तो प्रोग्रेसिव को ही लिखते रहो 3 घंटे, ठीक है। फिर आती है बात रिग्रेसिव की। अच्छा देखो, इसका उद्देश्य समानता लाना है। ये बिजनेस माइंडेड लग रहा है कि सोसाइटी को लेकर चल रहा है? अब जाती है बात इधर रिग्रेसिव की। जितना ज्यादा आय उतना कम टैक्स, जितनी ज्यादा आय उतनी कम कर की दर। ठीक है, जितनी ज्यादा आय, जैसे मान लो आपकी आय ज्यादा हो गई तो कर की दर क्या हो जाएगी? हाँ, जैसे मान लो मैं कमाता हूं 100 रुपए, तो मुझे देना पड़ेगा 10%। अब मान लो तनु कमाती है 1000 रुपए, तो तनु को देना पड़ेगा 1%। समझना, इसका उद्देश्य क्या, ये समझ लो, है ना। ये चलता है, आप सब पे करते हो, है ना। यही है, बताओ, आप लोग पढ़ रहे हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड जिसे कहा जाता है, ठीक है, और सवाल है कहां चल रहा है, और पूरा सिलेबस हो चुका, पेपर आ गए ऑक्सफोर्ड, ठीक है। और ये आपका नहीं है, ये सारे लोगों का सवाल होगा, कोई नहीं यहाँ बता पाएगा। हाँ, ये आपने सवाल पूछा, ये अच्छी बात है, वरना तो ये सवाल अगर सही जगह पूछ लिया होता तो हजारों को और फायदा होता। हाँ, फायदा देने की इच्छा होती तो ठीक है, नहीं तो डांटो दिया जाता। आप ये बताओ, इस तरह में क्या होगा? ज्यादा आय के लिए लोग मोटिवेट होंगे। तो ये बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट, जितना ज्यादा कमाओगे उतना कम देना, तो और ज्यादा कमाओ और कम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बेसिकली ऐसे कहीं देश में होगा, या ये ऐसा टैक्स सिस्टम होगा, यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि अब होता कहां है। अच्छा ये बताओ, आपने मान लो एक दूध का पैकेट लिया 100 रुपए का, सपोज करो, ठीक है, और आपने उस पर 10 रुपए टैक्स दे दिया, ठीक है।
मान लो मैंने भी दूध का पैकेट लिया 100 रुपए का, मैंने भी 10 रुपए ले लिया। मेरी इनकम है मान लो, आपकी इनकम है मान लो 100 रुपए, और मेरी इनकम है मान लो 1000 रुपए। हाँ हाँ, नहीं निकलता हाथ से, पैसे ही नहीं है, क्या करे, सच्चाई कहां तक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने 10 रुपए दिया, मैंने 10 रुपए दिया, किस पे ज्यादा इसका बोझ पड़ा? मेरा जेब से कितना गया? 1000 का 10 रुपए कितना परसेंट हुआ, है ना? और तुमने कितना सैलरी दे दी अपनी, तो समझ जाओ गया ना। कम इनकम ज्यादा पैसा जा रहा है, दे तो ज्यादा रहे हो ना तुम। तो सब हम देते हैं, जो अप्रत्यक्ष कर होता है, जितने कमोडिटी में होता है ना, वो सब रिग्रेसिव होता है। समझ में आई बात है? समझ में नहीं आया? अरे ये बताओ, तुमने कितने परसेंट कर दिया? 10%, है ना? सी सेट कमजोर है, ठीक है, सुधांशु बताया। और मैंने कितना टैक्स दिया? 1%। अरे क्योंकि 1000 में 10 रुपए दिया ना टैक्स, तो 1% तो होगा मेरा। और तुमने 100 रुपए में 10 रुपए दिया, तो तुमने अपने सैलरी का 10% दे दिया, अब मैंने अपनी सैलरी का। अब बताओ, जिसकी ज्यादा सैलरी उसको कम देना पड़ रहा है, और जिसकी कम सैलरी उसको ज्यादा देना पड़ रहा है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ये होता है रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, जो आप इनडायरेक्ट में पाओगे, ठीक है। और अगला आता है आनुपातिक कराधान। इसमें सभी के लिए एक सा रहता है ना? ये अमीर अमीर रहेगा, गरीब गरीब रहेगा, ऐसा है क्या? इसमें समानता असमानता पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो यहां तक बात समझ में आ गई? तो हमने पढ़ लिया प्रोग्रेसिव क्या होता है, रिग्रेसिव क्या होता है, प्रोपोर्शनिएट क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं, देखो याद रखना, दो चीजें थी। अभी हम कर के बारे में पढ़ा, कर लगाने की व्यवस्था को तो कराधान पढ़ते हैं, और कराधान की हमने 3 बातें बता दी, 3 तरीके से लगता है। लेकिन सवाल है, 2 तरह के कर होते हैं। अब टाइप्स ऑफ कर, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है, ठीक है। तो हम इसको पढ़ लें, क्या क्या पढ़ेंगे? एक है डायरेक्ट टैक्स, ये सब सवाल आते हैं आप लोगों के एग्जाम में, है ना, कहानी नहीं बता रहा। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहले इन दोनों को समझ लें क्या क्या है ना। हमें क्या क्या पढ़ना है? एक तो ये पढ़ना है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और फिर पढ़ना है इसके क्या पॉजिटिव साइन है और क्या निगेटिव है, और फिर पढ़ना है इसके क्या पॉजिटिव है, इसके क्या निगेटिव है, ठीक है। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। मैं देखो अभी जो वर्ड यूज कर रहा हूं बहुत फॉर्मल वर्ड नहीं, बहुत इनफॉर्मल वर्ड है। अगर जिसको मारो उसी के खून बहने लगे, सपोज करो ऐसा होता कि मान लो अभिषेक को मारा और अभिषेक अपना दर्द सुधांशु को ट्रांसफर कर दे, होता अगर, तो कितनी अच्छी व्यवस्था होती, है ना। पता चला रोज चौराहे पे खड़ा होता अभिषेक और गलतियां करता कि आप मारो मुझे ठीक है। तो सवाल है कि जो दर्द है वो क्या कर दिया, ट्रांसफर। याद रखना कर में 2 शब्द होते हैं, एक तो होता है कर का भार किस पे पड़ रहा है और किस पे आरोपण हो रहा है ना, ठीक है। एक होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स और एक होता है इंपैक्ट ऑफ टैक्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना, ठीक है। इसका हिंदी यार थोड़ी दिक्कत होती है, वही हिंदी वालों के लिए सर्च कर लो।
मैं इसीलिए तुम्हें बुलाया था ताकि तुम हिंदी सर्च करते जाना। नहीं तुम्हें नहीं, तुम्हें मैं काम के लिए बुलाता ही नहीं हूं। करा घात और करा पात। अच्छा अब करा इंग्लिश से तो जोड़ो। अच्छा ऐसे समझ लो कि कराघात और करापात, कराघात किसे कहते हैं? या वो बताना पड़ेगा ना। है? अरे वो तो सही, मैं ही करता हूं, तुम छोड़ो यार। देखो ठीक है, एक वर्ड होता है इंपैक्ट ऑफ टैक्स और एक होता है इंसिडेंट ऑफ टैक्स। जो इंपैक्ट ऑफ टैक्स होता है उसे कहते हैं कराघात। पहले ये दो शब्द समझ लो ना, तो जब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ड है क्या? इंपैक्ट ऑफ टैक्स, और दूसरा क्या है? इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ जो टैक्स जिसको बोलते हैं वह कराघात, इसको हिंदी में बोलते हैं यही बस कराघात, और इसको क्या बोलते हैं? करापात। ठीक, अब कराघात और करापात का मतलब इतना समझ लो, एक तो जिसपे कर लगाया जाए उसे कहते हैं कराघात या इंपैक्ट ऑफ टैक्स। जैसे मान लो मैंने कहा कि अंतिमा तुम टैक्स दोगी, तो ये क्या है? कराघात, इंपैक्ट ऑफ टैक्स। अब सवाल है कि अंतिमा देगी कि मान लो अंतिमा ये कहते अपने पापा से कि आप दे दो, ट्रांसफर कर दे, हो सकता है ना। तो अगर मान लो इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसे कहेंगे? जो दे रहा है, जिसके ऊपर वास्तव में, हाँ जैसे मान लो किसी को मारा तो क्या होगा? इंपैक्ट ऑफ मार। और जिसपे उसका दर्द हो रहा है वो क्या है? इंसिडेंस ऑफ मार। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो ऐसा होता है कि जो प्रत्यक्ष कर होता है, जो प्रत्यक्ष कर होता है उसमें कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पे, एक ही संस्था में होता है, वो उसका ट्रांसफर नहीं कर सकता। जिसपे कराघात होगा करापात उसी पे होगा, या इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इंपैक्ट ऑफ टैक्स किसी एक पे ही होगा। लेकिन अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है? कराघात तो किसी और पे होगा पर करापात किसी और पे होगा। इतना, ये चार मतलब ये वर्ड ही आपको घुमा फिरा के लिखने हैं। फिर इसकी जब व्याख्या करोगे तो आप लिखोगे कि कर का आरोपण जिस पे होगा कर का भार उसी पे पड़ेगा। फिर इस पे क्या लिखोगे? कर का आरोपण जिस पे होगा लेकिन कर का वास्तविक वजन या वास्तविक भार किसी और पे पड़ेगा। या जिसको मारोगे खून उसी से बहेगा। अरे भाई इसका मतलब डायरेक्ट टैक्स के बारे में एक कोट है कि जिसको हिट करोगे उसी से ब्लड निकलेगा। और इसमें क्या करोगे? हिट किसी और को कर रहा, ब्लड किसी, हाँ जैसे पुरानी जुड़वा मूवी में नहीं होता था, पता चला यहां मारा उसके वहां लग रहा। ठीक, समझ में आ गई बात? तो ये क्या होता है? हस्तांतरणी नहीं होता। ये क्या है? हस्तांतरणी। इसका हस्तांतरण हो सकता है, इसलिए बार बार समझ रहा हूं, दिमाग में बैठा लेना है ना, क्योंकि इसमें कर का बोझ का हस्तांतरण नहीं होता, बर्डन ऑफ टैक्स का ट्रांसफर इसमें होता है। अब एक उदाहरण के तौर पे देखो, जब आप खरीदने जाते हो मोबाइल या खाना खाने जाते हो आप, तो खाना जब खाते हो अपने पैसे का और टैक्स देना पड़ता है तो लिख के आता है ना टैक्स, वो वास्तव में जो टैक्स है वो रेस्टोरेंट को देना है ना। या मान लो सपोज करो आपने लैपटॉप लिया तो लैपटॉप में जो टैक्स है वो कंपनी पे लगा, लेकिन कंपनी किस पे लगा देती है बाद में? आपको। समझ आ रहा? तो कंपनी ने उस टैक्स का ट्रांसफर किसको कर दिया? हम पे कर दिया। नहीं, जीएसटी देना पड़ेगा आपको। लगा तो कंपनी में था लेकिन कंपनी ने ट्रांसफर, हाँ। और गर्मी ज्यादा हो रही है क्या? नहीं गर्मी नहीं, आज दरअसल सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं ना, उसका भी इशू होगा। ठीक है,
और क्या, नहीं नहीं नहीं, और मान लो सरकार ने आप पे लगाया और आपको ही देना है, जैसे आयकर, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या है, आयकर। जिस पे लगेगा ना उसी को देना पड़ेगा, जिसकी आय पे लगा है उसी को देना है। एक और कर का उदाहरण इसका निगम कर या कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। अब आप कहोगे निगम कर क्या होता है, आयकर क्या होता है? तो जब किसी व्यक्ति की कमाई पे कर लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, आयकर। लेकिन जब किसी संस्था की कमाई पे लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, निगम कर। है दोनों लाभ पे ही, है दोनों कमाई पे, पर ये किस पे लगेगा? अगर धीरू भाई सॉरी अगर अनिल अंबानी पे और मुकेश अंबानी पे लगेगा तो कौन सा कर है वो? लेकिन अगर रिलायंस पे लगेगा तो, अगर योगेश त्रिपाठी पे लगेगा तो, अगर मान लो कोचिंग पे लगेगा तो, समझ में आ गई बात, ठीक है ना? तो अब इसका उदाहरण क्या है, और सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी। देखो इसमें सब बंद भी हो चुके हैं कहीं, लेकिन तब भी पेज तो भरना है। हाँ हाँ सब होते हैं। तो अब एक दो उदाहरण याद रखो ना। अब जैसे मान लो कृषि पे लगने लगे, कृषि से आने वाले आय पे तो स्टेट का कर होगा। जैसे इंटरनेट मतलब सॉरी इंटरटेनमेंट टैक्स एक होता था। चलो ये दोनों समझ में आ गई बात। अब कराघात करापात के आधार पे या इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इंपैक्ट ऑफ टैक्स के आधार पे एक डिफिनेशन लिख लोगे, 4-5-6 लाइनें हो जाएंगी। अब आएगा प्रो एंड कॉन्स। तो डायरेक्ट टैक्स के क्या क्या फायदे हैं बताओ भाई? क्या किसका? अरे तो बोझ ट्रांसफर नहीं होगा तो ठीक है। और ये फायदा है। अरे यार तुम अभी अपने अलावा उठे नहीं हो। और बताओ, सही बताओ, बोलो भाई, बोलना आप ही को है, जल्दी बोलो। जल्दी बताओ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं बता चुका हूं। अरे वाह, अरे भाई ये समानता बढ़ाता है, प्रोग्रेसिव है, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? और बताओ बताओ, कुछ बताओ। सोचो मैं कौन सा पक्का, मैं यही देख रहा हूं ना। मैं ये कह रहा हूं आपको किताब में नहीं जाना। ये एक इंपॉर्टेंट टूल होता है क्या, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने का। ये भी इसका प्रो है। और बताओ, किसमें? इससे कर चोरी क्या हो सकती है, नियंत्रित, ठीक है। सरकार को एक स्थिर आय मिलेगी, मतलब पता ही है कि आप इतना कमाओगे तो, और ठीक है। साथ में एक बार तो आप लिखोगे प्रोग्रेसिव है, दूसरी बार लिखोगे समाज में न्याय लाता है, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। अब चलो इसके नुकसान बताओ क्या क्या है, बताओ। इसमें कर चोरी जिसको बोलते हैं टैक्स इवेजन बहुत आसान होता है, कर चोरी, है ना। अब आप कमाते 1 लाख रुपए हो, दिखाओगे 10,000, जैसे आप चले आओ कई, अब कुंभ में कई लोगों ने लाखों रुपए कमाए होंगे, लेकिन सरकार को पता ही नहीं। तो कर चोरी क्या होती है इसमें,
आसान होती है, साथ में इसको लेने में समस्या बहुत आती है, एक एक को टारगेट करना। अच्छा मुझे बताओ, अगर आप सबसे पैसा लेना हो तो समस्या आएगी कि मैं किसी एक से ले लूं, तो समस्या आएगी सबसे, है ना। तो एक एक से कुछ सरकार को लेना पड़ता है, तो इसमें क्या है, कर को लेने में ही बहुत ज्यादा व्यय आ जाता है, हाँ वसूली में, है ना। तो इकोनॉमिकल नहीं रहता, क्या नहीं रहता, इकोनॉमिकल। अब मान लो चला 100 रुपए लेने में अब 200 खर्च कर दो, तब तो नुकसान ही है ना। तो इसको क्या करेंगे, उचित इफिशिएंट नहीं है, तो इसकी एक समस्या तो ये है। दूसरी समस्या, तीसरी एक और इसमें बताओ क्या है। एक तो डाल देना प्रशासनिक जटिलता बहुत होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी। भाई काउंट करना, हर चीज देखना, नजर रखना, सब कुछ होता है ना। और अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो मैंने पढ़ा के 1 लाख रुपए कमाया और आपने दारू बेच के 1 लाख कमाया, दोनों को उतना ही देना पड़ेगा पैसा टैक्स में, क्योंकि कमाई में तो 10% लग रहा है। तो आपको नहीं लग रहा ये गलत हो रहा है ना। तो इसको कैसे और कह सकते हैं, एक वर्ड होता बाह्यता, क्या बोलते हैं, बाह्यता, किसी चीज का जो एक्सटर्नल इंपैक्ट होता है ना। जैसे मान लो मैं अगर बोलूं, जैसे मान लो अंतिमा है, अंतिमा पेड़ बेच के पैसा कमाती है, पेड़ लगते हैं, एनवायरनमेंट को फायदा होता है। अब मान लो अभिषेक गांजा बेच के पैसा कमाता है, तो अब बताओ दोनों का बेच के पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इंपैक्ट बाहर, है ना। ऐसा कुछ नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसा ना हो कल पुलिस पहुंच जाए अभिषेक को, ठीक है, ठीक है। हाँ ऐसा कुछ है, बताओ। मतलब चला सिगरेट ही बेचता हो रात में ब्लैक में हॉस्टल में, ठीक है ना। तो अब बताओ दोनों का इंपैक्ट क्या है, एक का बाहर और एक का बाहर नहीं हो, लेकिन सरकार दोनों से एक सा बिहेव कर रही है। मतलब सरकार इस बात को कंसीडर नहीं कर रही कि उसका बाहर इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, और ये चीज की कमी किसमें है, डायरेक्ट टैक्स में है। तो डायरेक्ट टैक्स राजस्व रेवेन्यू तो जनरेट करता है, पर रेवेन्यू भी तो किस तरह का हो ये भी तो देखा जाता है। तो हाँ, तो बाहरी प्रभाव को कंसीडर नहीं करता कौन, प्रत्यक्ष कर। समझ में आ गई बात। अब एक बात अच्छे से समझ लो, जो चीज इसकी पॉजिटिव है वो इसकी निगेटिव होगी, और जो इसकी निगेटिव है उसकी पॉजिटिव होगी। पर याद रखना, अगर समानता आपने लिखा इधर पहले नंबर पे, तो इसके निगेटिव में सबसे लास्ट में लिखना, तो काफी अंतर बन जाएगा। एग्जामिनर 3 पेज पलट लेगा तो उसको लगेगा कि कुछ नया है। हाँ समझ में आ गई बात। तो ये हो गया, हमने क्या पढ़ लिया, डायरेक्ट टैक्स एंड, हाँ यहां तक हमने चीजें समझ ली। चलो अब आता है प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगला आता है कराधान के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, कराधान के सिद्धांत। अच्छा सिद्धांत किसे कहते हैं ये बताओ, बताओ। बोलो। हाँ ये बात सही है, जिनको मान्यता प्राप्त होगी ये सही है। सिद्धांत मतलब जिसको सार्वजनिक रूप से मान्यता, है ना। जैसे एक सिद्धांत है ग्रेविटी का, क्यों, क्योंकि सब मानते हैं कि ऊपर से गिरोगे तो नीचे। और एक दो सिद्धांत बताओ।
मैंने बता दिया फिजिक्स का, तो वही सोचोगे बस। अरे एक सिद्धांत है ईमानदारी का, हाँ वो भी तो एक सिद्धांत है, क्योंकि उसको सब मानते हैं। और एक है बटर मसाला अच्छा होता है, अगर सब मानते हो तो ये भी सिद्धांत हो जाता। ठीक है, और कोई एक सिद्धांत बताओ। ये भी सिद्धांत है, भोर में पढ़ना अच्छा होता है। पढ़ाइए कर लो बहुत है, भोर रात दिन तो ठीक है। ठीक है, रात को 2 बजे चाय पीते मिलोगे। ठीक है, बताओ और क्या सिद्धांत है। महाकुंभ में नहाने से पाप, हाँ एक सिद्धांत बनाया था कि 144 साल बाद आ रहा है। ये भी सिद्धांत, मतलब जो जांचा परखा हो, जिसके खिलाफ अपवाद न्यूनतम हो, जिसको सबने स्वीकार कर लिया हो। क्योंकि मैं ऐसा आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें भर जाएं, बिल्कुल रटना ना पड़े। बेसिक अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छे हो। तो टैक्स के संबंध में कुछ सिद्धांत हैं, और देखो सिद्धांत हमेशा बेहतर बनाने के लिए होते हैं, है ना। आपको बेहतर बनाने के लिए कुछ चीजें बता दी जाती हैं। तो टैक्स को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, या एक बेहतर टैक्स सिस्टम कैसा होगा, उसके संबंध में एक शख्स थे जिसका नाम है एडम स्मिथ। क्या नाम है? यही नाम एक आपको आता ही होगा। हाँ, यही मुझे भी आता था आज तक। वो तो आपके चक्कर में मैंने पीगू को, फिशर को, मार्शल को पढ़ा है। एक और लेविनस्टीन, 4 तो 5 नाम मैंने पढ़ लिए। हाँ हाँ, हॉटरे हेक, अरे कहाँ बोल गए, पढ़ा है। सुम्पीटर से, है ना। अब इतने नाम हमने याद कर। मैं आप लोगों को जल्दी पेपर दे सकता हूँ, 1 लाख रुपए एक पेपर। हमें और बता दो, हम 2 का और दे देंगे। चलो अब समझो, एडम स्मिथ ने कहां पर दिया था। एक इनकी किताब थी द वेल्थ ऑफ नेशन में। ठीक है, ये कब आई थी किताब, पता नहीं, याद मुझे, शायद कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन शायद ऐसा ही कुछ समय लिखा रहता था, है ना। ठीक है, हाँ शायद वही हो, याद नहीं है मुझे, मैं इसीलिए देख ले रहा हूं। हाँ आ जाइए आ जाइए। देखा, सही है बिल्कुल एग्जैक्ट। हाँ ठीक है, अब समझो कैनन ऑफ टैक्सेशन की बात करते हैं हम। 4 सिद्धांत दिए बेसिकली। अब इसलिए मैंने आपको बताया कि 3 नाम जरूर लिख के आना। कौन कौन से? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर, ठीक है, युवा हृदय सम्राट, इलाहाबाद में अलग पहचान बनाने वाले, हाँ महाबाहुबली, हिंदू हृदय सम्राट, ठीक है, हाँ परम अर्थशास्त्री, ठीक है, हाँ युवा हृदय सम्राट बोला तो तुम नहीं, लड़के जो एक स्टेटस लगाते हैं ना उसमें जोड़ते हैं। एक तो ये ना, बहुत कम समय नगर में आजमगढ़ से आकर इलाहाबाद की धरती पे अपना नाम बनाने वाले, और खासकर देवरिया, आजमगढ़, गाजीपुर, यही के सभा के नाम बना रहे कोई मेरा। तो चलो ठीक है, तो बेसिकली ये 4 शब्द लिखोगे। क्या क्या? कैनन ऑफ टैक्सेशन में क्या लिखोगे? किसने दिया? एडम स्मिथ ने। कब दिया? 1776 में। इस बुक में दिया? वेल्थ ऑफ नेशन में। क्लियर? इतना लिख दोगे एग्जामिनर को आ जाएगा कि भाई पढ़ने वाले बच्चे हो। बाकी अंदर क्या लिखना है, चलो बात करते हैं। पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, समानता का सिद्धांत। है ना, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ठीक है, लिखते जाओ क्योंकि ना नोट्स इतना बन जाएगा, बस यही बहुत है ना। इसमें क्या हुआ, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ सर्टिनिटी, निश्चितता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सर्टिनिटी, वाह अरे वाह। चलो ये वैसे तुम लोग ने पढ़ा नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे में केवल एक ही है ना, एबिलिटी टू पे। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब भी टैक्सेशन आए तो पहले भूमिका इसी से बनाना, फिर इसका विवरण करना। ठीक है, तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा का सिद्धांत। सुविधा का प्रिंसिपल ऑफ
कन्वीनियंस, कन्वीनियंट होना चाहिए। अब एक मुझे बात बताओ, अगर आपको सवाल आएगा तो आप पहले लिखोगे कि सरकार का उद्देश्य कर व्यवस्था को, है ना, क्षमतावान या इफिशिएंट बनाना। तो सवाल किस तरह बनेगी? तो एडम स्मिथ ने इस संबंध में 4 सिद्धांत दिए हैं। 4 सिद्धांत क्या है? पहला समानता का सिद्धांत, दूसरा निश्चितता का सिद्धांत, तीसरा और फिर चौथा आर्थिक, मतलब आर्थिक को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक, है ना, कैनन ऑफ इकोनॉमिक बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था का सिद्धांत, है ना। हिंदी में नहीं मुझे पता है, लेकिन इंग्लिश में पता था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। 4 सिद्धांत है, कौन कौन सा? इक्वेलिटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंट और इकोनॉमी। पहले ऐसे सुन लो। पहला समानता, समानता इक्विटी, हमेशा इक्विटी होगा। इक्विटी का मतलब होता है जिसकी जितनी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग करो, है ना। जैसे अंबानी की क्षमता 1 करोड़ देने की तो 1 करोड़ लो, और अभिषेक की क्षमता 2 करोड़ देने की तो 2 करोड़ लो, है ना। अभिषेक को हल्के में मत लेना, ठीक है, पैसा बेचा है, सिगरेट उसने है, ठीक है ठीक है। तो जिसकी जितनी क्षमता है उससे उतना। इसका उद्देश्य क्या है? देखो, टैक्स का कम है, कम लेना। अब मान लो जिसकी क्षमता नहीं, आप उससे लोगे तो टैक्स चोरी करेगा, करेगा ना, और टैक्स चोरी होगी तो नहीं मिलेगा। तो चलो अब इस सिद्धांत को हम लोग पढ़ लेते हैं, एक को थोड़ी थोड़ी। पहला है समानता का सिद्धांत, अमीर ज्यादा टैक्स दे, गरीब कम दे, ठीक। अब 1000 मतलब 10,000 कोई कमाता है उससे 500 ले लो, जो 1 करोड़ कमाता है उससे 1 लाख ले लो। इससे क्या होता है? न्याय होता है। और देखो, जिसकी क्षमता होगी उससे लोगे तो दे भी देगा, जिसकी क्षमता नहीं उससे लोगे भागेगा, भागेगा तो टैक्स वो भी नहीं मिलेगा जो मिल सकता था। जैसे मान लो, सपोज करो मेरी क्षमता 100 रुपए टैक्स देने की है, सुधांशु की क्षमता है 20 रुपए टैक्स देने की है। अब आपने कहा नहीं नहीं सब दो, तो क्या होगा? मैं तो दे दूंगा, सुधांशु भाग जाएगा। तो अगर कैनन ऑफ इक्वेलिटी होता, इक्विटी होता, तो सरकार को कितना पैसा मिलता? 120। लेकिन कैनन ऑफ इक्विटी नहीं है, तो क्या हो गया? 100 ही मिलेगा, और उसको पकड़ने में और समय लगेगा, 4 लोगों को और लगाओ कि गया कहां हो। तो याद रखना, अंतिम हमारा उद्देश्य तो यही है ना, टैक्स ज्यादा लेना। तो कैनन ऑफ, हाँ, कैनन शब्द की स्पेलिंग CANON है, ठीक है। प्रिंसिपल लिख लो, कैनन लिख लो, है ना, नोट्स ही भेजूंगा बाद में। चलो याद रखो। अच्छा ये बताओ, जो टैक्स है वो किसी देश के अच्छे के लिए कि देश के बुरे के लिए? जैसे मान लो आपके घर में खाना खिलाया जाता है तो आपके अच्छे के लिए। अच्छा, उद्देश्य आपका अच्छा है कि खाना खिलाना है ना। तो वैसे ही टैक्स जो है किसी भी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए। अगर इकोनॉमी का सत्यानाश कर दे तो उससे अच्छा टैक्स फिर बंद ही कर दो। अगर सपोज करो ऐसा हम टैक्स लगाएं कि पता चला आज 10%, कल 100%, फिर 5%, फिर 2%, उससे क्या होगा? देश में कोई बिजनेस ही नहीं करेगा। पता नहीं कल सरकार क्या कर दे, है नहीं, पाकिस्तान भी नहीं इस तरह करेगा, है ना। ये कर सकता है केवल पेप्सी की छोटी बोतल, किम जोंग, ठीक है, हाँ, जो उसका मन है। तो टैक्स कब, इकोनॉमी जितना बेहतर काम करेगी उतना टैक्स आएगा। इकोनॉमी बेहतर कब काम करेगी? जब लोगों को पता होगा कि हमसे कितना टैक्स लिया जाना है। तो जब पता होने का मतलब क्या? पहले से निश्चित होना। तो इसको बोलते हैं टैक्स ऑफ, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। पहले से पता हो लोगों को कि कितना टैक्स देना है, तो इसको बोलते हैं। जैसे मान लो अगर सरकार आज बोल दे कि इनकम टैक्स 20 साल तक केवल 10% रहेगा, तो सब बिजनेस करने आएंगे ना, कंफर्म तो रहेगा ना कि इतना लगना है। अभी मान लो सरकार बोल दे कि हमारे जब मन होगा उतना लगाएंगे, हर 15 दिन में बदलेंगे, कोई बिजनेस करेगा इधर? तो याद रखना, इकोनॉमी को नुकसान करता है, इसीलिए सुनिश्चितता होनी चाहिए। और इसका एक उदाहरण है वोडाफोन केस, लिख लेना ना। वोडाफोन में क्या था कि सरकार ने, देखो टैक्स 2 तरीके से लगते हैं, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है कि सरकार, देखो किसी भी नियम या कानून बनाने के 2 प्रभाव हो सकते हैं। एक तो जैसे आज मैं कानून बना दूं और कानून बनाया कि अभी कोई लेट आएगा
तो उसको 100 रुपए फाइन देना है। इसका जो होगा वो भविष्य लक्षी प्रभाव होगा। भविष्य लक्षी मतलब भविष्य में जो लेट आएगा। इस नियम के बनने के बाद पुराने पे मैं नहीं लगा सकता, लेकिन मान लो एक ये भी हो सकता है कि मैंने कानून बना दिया कि जो लेट आएगा उसको फाइन देना पड़ेगा, और ये नियम आज सुबह से लागू हो जाता है तो तुरंत उसको देना पड़ जाएगा। तो नियम बनने के पहले से भी कई बार लागू हो जाता है। और इस मामले में भारत का जो संविधान है वो ये कहता है कि जो टैक्स से संबंधित नियम है वो अपने भूतलक्षी प्रभाव से भी लागू हो सकते हैं। सरकार आज लगा दे कि 1999 में भी जिनकी कमाई से टैक्स देने को देना पड़ेगा, संविधान अपना इस बात को लागू करता है। हाँ, लेकिन क्राइम के मामले में नहीं। याद रखो, निर्भया केस हुआ था ना, निर्भया केस में कानून बन गया था कि 16 साल से 18 साल को भी फिर बच्चा नहीं माना जाएगा, वयस्क माना जाएगा, लेकिन उसको नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कानून के पहले की घटना थी वो। लेकिन टैक्स के संबंध में ऐसा नहीं है। तो हुआ क्या था, भारत सरकार ने वोडाफोन पे पीछे टैक्स लगा दिया था। तो ये बताओ, ये किसका वायलेशन है? कैनन ऑफ सर्टेनिटी। पता ही नहीं कब लग जाए, अरे कुछ भी कोई कर दे। इससे क्या होगा? इससे एक नया वर्ड आता है जिसको बोलते हैं टैक्स टेररिज्म। लोगों के ऊपर आतंकवाद। किसका? टैक्स का डर रहेगा। और फिर बिजनेस कम्युनिटी, उससे क्या होगा? फिर वो साइकिल कमजोर हो जाएगा। क्यों? इन्वेस्टमेंट। अब सीधे समझ गए ना? ठीक, चलो यहां तक बात समझ में आ गई। तो हमारा पहला सिद्धांत हो गया, दूसरा सिद्धांत हो गया, तीसरा सिद्धांत क्या होता है? ठीक है, सुविधा का सिद्धांत। पता चला अभिषेक के ऊपर 10 तरह के टैक्स लगा दिए, ये टैक्स वो टैक्स, रोज दुकान बंद करके जाए टैक्स देने। पता चला आज ये फॉर्म भर रहा, 10 पेज का फॉर्म है, तो दुकान चला पाएगा कि टैक्स भरता रहेगा? फिर एक इंस्पेक्टर आएगा, कहेगा छोड़ो 500 तो बराबर करते हैं, होगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो कि टैक्स भरना बिल्कुल आसान हो, क्या? लैपटॉप खोलो, फोन पे करो, टैक्स हो गया। तो आप टैक्स भरने को मोटिवेट रहोगे हमेशा कि चोरी तो नहीं करोगे ना फिर। तो जितना ज्यादा सुविधाजनक होगा लोग उतना ही टैक्स पे करेंगे और उतना बेहतर सिद्धांत। इसीलिए टैक्स पे करने का सिद्धांत क्या? कैनन ऑफ कन्वीनियंट। इसीलिए जीएसटी आया। जीएसटी इसका एग्जाम्पल है ना। पहले बहुत सारे टैक्स थे तो इंसान को बहुत दिनों, मतलब कभी सेल्स टैक्स दे रहा है, कभी इसकी एक्साइज ड्यूटी दे रहा है, देने इधर जा रहा है उधर जा रहा। अब क्या है? ऑनलाइन कर दो, ठीक है, ठीक है। फिर अगला क्या है? टैक्स ऑफ, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ क्या बोला था? हाँ, अब पता चला 100 के टैक्स लेने में 200 सरकार खर्च कर दे तो इन राजस्व ही ना आएगा। तो कैसा होना चाहिए? कर संग्रहण में बहुत कम व्यय होना चाहिए। पता चला टैक्स लेना है जीएसटी, अब कंप्यूटर से आप भर दो। एक तो ये हो सकता है, एक हो सकता है कि सरकार का एक आदमी आपके गांव जाएगा, आपसे पैसा लेगा, तो जब गांव जाएगा तो पेट्रोल का खर्चा आएगा तो वो तो सरकार को ही देना पड़ेगा ना। पता चला अभिषेक के पास गया, कौन से गांव से अभिषेक? नहीं, गांव बताओ। तो दब के कहीं इतना बोल रहा है? रायबरेली तो अकड़ के बोले थे, जगतपुर से ना। अब पता चला यहां से इलाहाबाद से एक अधिकारी जाए कि भाई इससे टैक्स लेना है, गया, पता चला 12 रुपए। हाँ, तो पता चला 12 रुपए, आने जाने में कितना लग गया? 212। तो ये कैसा है? इकोनॉमिकल। तो सरकार को कैसा टैक्स सिस्टम बनाना चाहिए? सरकार क्या कह देगी कि भैया 12 रुपए से कम जिनका टैक्स हो, 200 रुपए से कम जिनका हो, दे ही नहीं, क्योंकि हमें लेने वेने में उतना लग जाता है। अब समझ में आया? सरकार कई बार टैक्स इसीलिए कई लोगों को छोड़ देती, तुम जाओ, है ना? क्यों? हाँ, अब जितना डिजिटल हो जाएगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? कैनन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो ऑनलाइन टैक्स सिस्टम इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये तो हो गए मेन सिद्धांत। इसके अलावा और भी कई सिद्धांत हैं, जैसे एक होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी। टैक्स ऐसा होना चाहिए जो प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करे। जैसे मान लो मैं ऐसा बोलूं कि अगर मान लो आप एक
1000 रुपए कमाते हो महीने में तो आपको 100 रुपए टैक्स देना, अगर 10,000 रुपए कमाते हो तो और कम दे। तो आप ज्यादा काम करने के लिए क्या होगे? हाँ, तो टैक्स ऐसा होना चाहिए जो आपको क्या करे, मोटिवेट करे, किसके लिए? बढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर हेल्थ में, एजुकेशन में, रोड में खर्च करे। अब टैक्स ऐसी जगह भी तो प्रोडक्टिविटी का मतलब जिससे पूरे देश की उत्पादकता में सुधार हो। सरकार ऐसा टैक्स लगा दे, मान लो कि सब्सिडी दे दे यूरिया, मतलब खेती में कुछ ऐसा कर देगी जो किसान ज्यादा प्रोड्यूस करे, उसका टैक्स से कोई संबंध जोड़ दे, तो प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और फिर सिंपलिसिटी होना चाहिए, बिल्कुल सरल होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का एक सिद्धांत होता है। पता चला कोरोना आ गया, कोरोना में सबके पास पैसा तो था ही नहीं, अब उनसे उतना ही टैक्स लो जितना पहले लेते थे, तो क्या हो जाएगा? उनका शोषण होगा। क्यों? सही बात है। तो टैक्स कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, है ना। तो ये सब सिद्धांत हैं, ठीक है। अब इसमें हमें एक सिद्धांत क्या देखना है? एबिलिटी टू, किसको किसको नींद आ रही है? क्यों, किसको आ रही है? अगर आपसे मैं पूछूं एबिलिटी टू पे एक प्रिंसिपल है टैक्सेशन का, इसके बारे में आपको लिखना होगा तो क्या क्या लिखोगे? अगर ऐसे ही आ जाए बस एबिलिटी टू पे, है ना, अगर आ जाए मान लो एबिलिटी टू पे, तो क्या लिखोगे बताओ? पहले लिखोगे कि एडम स्मिथ ने, हाँ, फिर वो जितना नॉलेज आता है उसको दिखाना है तुरंत, इसमें भी वही लिखना है ठीक है, हाँ ठीक है, महान दार्शनिक, ठीक है, वेल्थ ऑफ, हाँ, ये सब दिखाना। नॉलेज होता सबके पास है, लेकिन उसको आपको यहां पर शो करना है। हाँ, अब फिर बताना है, ठीक है। फिर बताओगे कई प्रिंसिपल थे, उसमें से फिर एक पेज हो गया इंट्रो, अगला लिखोगे एबिलिटी टू पे पेपर्स, ताकि एग्जामिनर को लगे कि इसको आता बहुत है ना, ठीक है। अब इसमें बता दोगे कि एबिलिटी टू पे क्या होता है? हाँ, इक्विटी, जिसकी जितनी क्षमता है उससे उतना लिया जाए। फिर अब इसके फायदे बता दोगे क्या है? इससे समानता आती है, प्रोग्रेसिव सिस्टम होता है, संसाधनों का पुनर्वितरण होता है, सामाजिक न्याय होता है, समानता आती है। एक पॉइंट बताना, 6 पॉइंट बाद फिर लिखना, आर्थिक असमानता कम होती है। समझ में आ रही बात? जैसे एक लिखोगे रमेश का घर महेश के सामने, फिर नीचे लगा महेश का घर रमेश के सामने, ठीक है। यही तो तरीका है, और क्या, लिखने से ही नंबर आता है। अब एबिलिटी टू पे की कमी क्या है? आपको अच्छा तो बता दिया, कमी भी तो बताना है, क्योंकि हर चीज में एक शब्द आएगा, आलोचनात्मक परीक्षण करिए। तो कमी क्या होगी इसकी? पहली कमी, आर्थिक जो संपन्न है या जो अच्छा काम करना चाहते हैं, एक प्रकार से तो क्या हो रहा है? डिमोटिवेट कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है? अमीरों, हाँ, इनोवेशन या बिजनेस कम्युनिटी पे एक प्रकार का बर्डन है, उनको डिमोटिवेट करेगा। फिर जब डिमोटिवेट होंगे तो इन्वेस्टमेंट, फिर लिख देना वो सब, है ना। तो सरकार को, ठीक है, समझ में आएगा। एक साइकिल से पूरी इकॉनमी, मैं 1 घंटे में बीए से लेकर बीए फर्स्ट ईयर को छोड़ के उसकी इकॉनमी वाकई बहुत टफ है। आपको मैंने जितना पढ़ा दिया ना 3-4 दिन में, आप सिविल सर्विस आईएएस का मेंस लिख सकते हो, मैं आपको इतना बता सकता हूं। 4-5 शब्द, ये तय है, पर प्री तो निकले ये तो है, लेकिन इससे ज्यादा इकॉनमी उसमें भी नहीं है। वो बात अलग, 1 महीने पढ़ाते हैं कोचिंग वाले, लेकिन मात्र 6-7 घंटे की होती है मेनली। हाँ, वही को, ठीक है, हाँ होगा, खराब होंगे टीचर आजकल, है हैवान टीचर, नहीं आती ना, कभी कभार आती है। अब देखो, अगली बार जब होगा तो मैं तनु ने जैसा व्याख्या किया वैसे ही बिहार करूंगा, तुमने जैसा किया मैं वैसा करूंगा, ठीक है। तो समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? यही एक जगह होगी यहाँ पर मार पड़ती होगी, क्या किया जाए अब नहीं, अभी तो डंडा खोर है, लात खोर तो हो जाएंगे मुझे लगता, ठीक है। चलो, समझ में आ गया एबिलिटी टू पे, फायदा नुकसान सब लिख लोगे, ठीक है। अब एक है
और ये क्या है, एग्रीगेट सेक्रीफाइस ना। ये क्या है बता भाई, इसके बारे में कोई बताएगा? बताओ, इसके बारे में कुछ बताएगा मुझे कोई? मैं इसमें अभी टेक्निकल कीवर्ड यूज नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या, देखो टैक्स जब लग रहा है ना, तो उसका दो प्रभाव पड़ रहा है, एक नकारात्मक और एक में सकारात्मक। जैसे मान लो पैसा लिया तो अंबानी पे नकारात्मक पड़ रहा है, लेकिन गरीबों पे, तो सरकार को ऐसा कोशिश करना है कि बैलेंस करे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, उसका जो निगेटिव इंपैक्ट हो बिल्कुल क्या हो जाए, न्यूनतम। इसी को कहते हैं, देखो सेक्रीफाइस क्या हो, त्याग। अब पता चला एक आदमी से पैसा लेके 1 लाख लोगों को दिया जा रहा है। सपोज करो अंबानी से 100 करोड़ टैक्स लिया, 100 200 300 करोड़, और उससे मान लो 1 लाख लोगों को फायदा हो रहा है, तो एक आदमी का तो त्याग है, सेक्रीफाइस है, लेकिन 1 लाख को फायदा हो रहा है। तो इसमें हमें कोशिश करनी होती है कि जो टैक्स हो वो इस तरह से हो कि कुल मिलाकर इसका न्यूनतम बोझ पड़े, मतलब जो त्याग हो वो बिल्कुल कैसा हो, न्यूनतम हो। न्यूनतम का मतलब कैसे, बताओ, सोचो कैसे हो सकता है? सोचो, इसको एक बार बताओ। मतलब एक उदाहरण मैं इसका ऐसे आपको बताऊं, जैसे मान लो जो पानी बरसता है ना, तो हर जगह से पानी ले लेता है, समुद्र से, नाले से, आपके घर में जो बोतल रखी होगी उससे भी पानी ले लेगा, जिसके पास जितना उससे उतना ले लो। तो इसका न्यूनतम प्रभाव सब कम से कम होगा ना। तो कहने का मतलब जो त्याग वाला हो ना वो न्यूनतम हो, किसी को ऐसा ना लगे कि उसका शोषण हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि किसी एक से सब कुछ ले लो, थोड़ी से थोड़ा ले लो, थोड़ी से थोड़ा ले लो। तो कहने का मतलब वही घुमा फिरा की जो बात है उसी को आपको समझना है, ठीक है। ये थोड़ी टेक्निकल है, इसीलिए मैं अभी इसको नहीं कर रहा, मैं इसको आराम से बताऊंगा। तो ये वाला पूरा आपका हो गया 1 यूनिट। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो आज मैं पढ़ा रहा हूं, कल जो पढ़ाया, ये क्या कर रहे हैं हम, एक फॉर्डर। इसके बाद अगला जो होगा 2 घंटे में सारे कीवर्ड जितने भी इंपॉर्टेंट बता दिए जाएंगे, है ना। कि जिस डायरेक्ट टैक्स आ जाए तो उसमें 2 कीवर्ड जरूर आने चाहिए। कौन कौन से, कराघात और करापात, इतना ही बस आप काले से लिखो, बाकी तो कुछ भी लिखो, ठीक है। और तीसरा बार जो होगा पेपर के पहले, उसमें आपको ग्राफ राफ 1-2, ताकि वो, है ना, पता चला सब बताने लगे तो कुछ ना बचे, एक ही टॉपिक हो पाए। चलो अगला आते हैं, वो होते हैं पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस वाला। एक काम करो, अभिषेक चाय पिला दो ना, पिलाओगे? सपोर्ट को ले जाओ, 5 मिनट एक बार रिवाइज कर लो सब कुछ ना, क्योंकि मैं सवाल पूछूंगा, याद रखना डंडा नीचे रखा रहता है ना, मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली। जैसे होता नहीं पुराने